आप जुड़ चुके हैं 18 आवर स्वदेश SBI लाइव स्टूडियो में और इस वक्त क्लोजिंग कॉल में भारतीय बाजार के लिए आखिरी बचे हुए 1.5 घंटे में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। स्वदेश पर एक्सपर्ट के दमदार क्लोजिंग ट्रेड्स हम आपको दिखाएंगे। स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक लगातार हमारी पैनी नजर है हर तरफ जहां पर डेवलपमेंट्स होते दिख रहे हैं। और भारतीय बाजार में इंडेक्स वाइज देखेंगे तो चाल सुस्त है अक्रॉस द ग्लोब। सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो अपने इंटरेस्ट रेट डिसीजंस इसी हफ्ते अनाउंस करने वाले हैं। यूएस फेड की तरफ से, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान, और इन्हीं इंटरेस्ट रेट डिसीजन से ठीक पहले कॉशियस रहे विदेशी बाजार। उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर भी पड़ता हुआ। हालांकि यूरोपीय बाजार की इस वक्त की शुरुआत अगर देखेंगे तो वहां पर शुरुआत जो है मजबूती के साथ होती नजर आ रही है। लेकिन इन तमाम संकेतों के बीच 25,000 के लेवल्स को टच बेस करने की कोशिश करता हुआ निफ्टी निचले स्तरों पर हम देख रहे हैं मजबूती कायम थी। लास्ट सेशन फ्राइडे का अगर याद कीजिएगा वहां पर 25,100 के स्तर हमने देखे और वहां से कन्विक्शन डेवलप हो रहा था। और ओवर द वीकेंड कोई ऐसे कंटिंजेंट सिनेरियोज भी नहीं थे जिससे घबराने की बात थी। लेकिन आज के सत्र में बाजार ने सुस्त शुरुआत की है। नए हफ्ते की शुरुआत फ्लैट रही है लेकिन स्टॉक्स और सेक्टर स्पेसिफिक मौके भरपूर है। चलिए आज बाजार में आने वाले 1.5 घंटे में आपके सामने हम क्या कुछ पेश करने वाले वो भी बताते हैं और बाजार के बड़े ट्रिगर्स भी आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इस वक्त अगर आप देखेंगे लगातार एजेंसीज के हवाले से जो इंपॉर्टेंट न्यूज फ्लोज है वो भी हम आपको बता रहे हैं। 2:05 पर FNO मार्केट चेक आपको बताएंगे कि मार्केट का सेटअप कैसा नजर आ रहा है, स्ट्रैटेजी क्या बिल्टअप होनी चाहिए। 2:10 पर हमारे एक्सपर्ट्स की पैनल एक एक कर जुड़ेगी, उनसे जानेंगे क्लोजिंग ट्रेड्स। 2:40 पर ऑप्शन के चैंपियन में ऑप्शन की एक दमदार रणनीति भी आपके सामने रखने की कोशिश होगी। वहीं मार्केट एट 3 बजे एक्सचेंजेस पर ड्यूरिंग द एंटायर सेशन जो सारी खबरें आई हैं उन खबरों का लेखा जोखा आपके सामने रखेंगे। 3:10 पर जब 20 मिनट बचे होंगे मार्केट क्लोजिंग को तब आपको दमदार BTST STPT ट्रेड्स भी दिलवाएंगे हमारे एक्सपर्ट से। वहीं इवेंट्स, ट्रिगर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस जो हैं वो भी आपके सामने रखेंगे 3:20 पर। काफी इंपॉर्टेंट, अहम है ये हफ्ता इवेंट्स के लिहाज से, तो इस पर खास तौर से आपको नजर रखनी चाहिए। बाजार की बड़ी बातें आपके स्क्रीन पर आ जाएंगी। इस वक्त 25,000 के इर्द गिर्द हम देख रहे हैं मार्केट में। निफ्टी इन पर्टिकुलर 25,079 के लेवल्स यानी कि 25,100 से तो काफी दूर पहुंच चुका है और सुस्त कामकाज वहां पर। लेकिन निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में बेहतरी है। इस वक्त हम देख रहे हैं मजबूती के साथ ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स के अप मूव्स 54,878 के लेवल्स पर। बेंचमार्क्स में निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी बेहतर है और ब्रॉडर मार्केट्स के अगर कंपैरिजन करें तो बेंचमार्क्स के मुकाबले ब्रॉडर मार्केट्स बेहतर है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल रियल एस्टेट में खरीदारी है। हम देख रहे हैं रियल एस्टेट से जुड़ी दिल्ली बेस्ड, नोएडा बेस्ड रियल एस्टेट से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज फ्लोज एंड डेवलपमेंट्स हैं जो कि चेयर दे गई दिल्ली बेस्ड रियल एस्टेट स्पेसेस को और इसका एक इवेंचुअल इम्पैक्ट ओवरऑल रियल एस्टेट बास्केट पर भी पड़ता हुआ दिखा। रेलवे शेयरों में बढ़िया तेजी है और ये तेजी बाजार खुलने के साथ साथ जो चली है रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। तमाम रेलवे स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन देखने को मिला है और KRBL में रिवर्स एक्शन है, भारी गिरावट है। शेयर जो है 9% की गिरावट झेलते हुए और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अनिल कुमार चौधरी के इस्तीफे से शेयर में हम देख रहे हैं गिरावट हाथ लगी है। लेकिन चलिए तो बाजार के बड़े ट्रिगर्स और ऑन द शो यहाँ से बाजार में क्लोजिंग कॉल में आपके लिए हम क्या कुछ पेश करने वाले वो आपको बताया। लेकिन साथ साथ जैसे मैंने आपको कहा कि स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज फ्लोज ढेर सारे हैं, सेक्टर्स भी और थीम्स भी ढेर सारे हैं। तो आइए बिग बजर्स एक बार आपके सामने रख देते हैं। शरद बताइए, स्टॉक्स एंड सेक्टर्स तो ढेर सारे, भले इंडेक्स में सुस्त चाल हो, राइट? जी बिल्कुल। देखिए थोड़ा सा कूल ऑफ तो बनता है और इस हफ्ते बड़े मैक्रो इवेंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आ रहे हैं मानसी। सेक्टर स्पेसिफिक भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पे अप मूव आ रहा है। तो एक एक करके बताते हैं दर्शकों को कि क्या क्या बिग बजर्स आज होने वाले हैं। आपको सबसे पहले जो है रफ्तार में रेलवे शेयर आए हैं, जिस तरह ऑर्डर फ्लोज देखने मिल रहा है और ये जो ट्रेंड है हमने आपको पहले ही बता दिया था कि डिलीवरी डेटा भी अच्छा है, तो आज रेलवे थीम में कंटिन्यूस बाइंग देखने मिल सकती है। स्टॉक जैसे कि रेलटेल, RVNL, IRFC सब में जो है अच्छी तेज़ी आ रही है। रेलटेल तो 6% के जो अप मूव देखा हुआ है, RVNL की बात करते ये भी 3% ऊपर है। तो आज भी जो है रफ्तार में जो है रेलवे शेयर्स देख रहे हैं और आज भी लगता है कि नेट जो डिलीवरी लेवल्स आने वाले हैं रेलवे के वो भी हायर साइड में ही रहेंगे। अब रेलवे इसको साथ जो है अब हम आ जाते हैं आपके अल्कोहल स्पिरिट के सेगमेंट पे। यहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट्स, रैडिको खैतान, अलाइड ब्लेंडर्स जैसे स्टॉक में जो है अच्छी तेज़ी आई है। जेफरीज फॉरेन ब्रोकिंग हाउस की है जहाँ पे पॉजिटिव आउटलुक के साथ कवरेज की शुरुआत की है। याद रखिए फेस्टिव सीजन भी स्टार्ट हो रहा है, इनके जो डिमांड होते हैं भले ही प्राइस हाइक्स भी अगर लें तो यहाँ पे डिमांड अच्छी रहती है। और ऑफकोर्स
इन स्टॉक्स में भी जो एक अच्छी तेज़ी आ रही है। रैडिको खैतान 3% ऊपर है। अलाइड ब्लेंडर्स की भी बात करें तो यहाँ एक स्ट्रॉन्ग अप मूव देखने मिल रहा है। तो थोड़ी सी HNI और इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी आ रही है, जहाँ से हमें ब्रोकर से पता चल रहा है। गॉडफ्रे फिलिप्स 2:1 बोनस के भागीदार होने के लिए जो है खरीदने का आज आखिरी मौका है। और देखा जाए तो 16 दिसंबर को जो है बोनस की ये रिकॉर्ड डेट है। आज भी जो है स्टॉक में मोमेंटम है। स्टॉक लगभग 1% ऊपर है, 10,200 लेवल्स के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। रेलवेज के अलावा डिफेंस स्पेस पे भी जो है ट्रेंड जो था, हमने लॉन्ग की बात कही थी, शुरुआत में ही बता दिया था आज सुबह। HAL देखिए, कोचिन शिपयार्ड देखिए, शिप बिल्डिंग वाले स्टॉक्स देखिए, सब में एक अच्छा अप मूव देखने मिल रहा है। एक बात याद रखिए, जो डिफेंस के एक्विजिशन काउंसिल है उन्होंने कुछ ढील भी दिया है, जिस तरह आप बाहर से स्पेयर्स ला सकते हैं, और इसके कारण जो है एक अच्छी तेज़ी यहाँ पे देखने मिल रही है। L&T पे भी नज़र रखते हैं। उनको जो है बुलेट ट्रेन से जुड़ा एक बड़ा ऑर्डर आया है। ऑर्डर साइज़ 2500 से 5000 करोड़ के रेंज में है। ऑर्डर मिला है, स्टॉक में एक तेज़ी आई है। थोड़े दिन पहले मैनेजमेंट ने कहा भी था कि प्राइवेट कैपेक्स पिकअप होगा, और जब देश का सबसे बड़ा इंफ्रा कंपनी बताता है ये बात, तो ऑफकोर्स एक फॉलो ऑन इफेक्ट आपको बाकी इंफ्रा कैपिटल गुड स्टॉक्स में भी देखने मिलता है। और आज वो देख भी रहा है कि कैपिटल गुड स्टॉक्स भी चल रहे हैं और उसके साथ साथ PSU बैंक्स भी चल रहे हैं, तो उस पर भी जो है हमारी नज़र रहेगी। संवर्धन मदरसन विजन 2030 उन्होंने जो अनाउंस किया था, प्लान के तहत बेहतर रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी का लक्ष्य पहले अनाउंस किया था। ब्रोकिंग हाउसेस का भी जो है थम्स अप आने लगा है, तो इसके कारण आपको तेज़ी देखने मिल रही है। रियल एस्टेट पैक शानदार अप मूव दे रहा है। इसमें 2 न्यूज़ फ्लोज है। अनंतराज के खास करके मैं बात करने वाला हूँ। स्टॉक 12% ऊपर है। अब जो है नोएडा में स्काई स्क्रेपर्स आ सकते हैं। पहले जो थी बहुत सारी रेगुलेशंस थी, अब उसे माफ़ कर दिया गया, तो इसके कारण ऑफकोर्स दिल्ली बेस्ड प्लेयर्स सब में जो है अच्छी मोमेंटम आ रही है, और ये हमने आपको सुबह ही बता दिया था। लेकिन अनंतराज में एक और एंगल है, और वो है कि डेटा सेंटर को लेके जो टैक्स बेनिफिट्स भी आ सकते हैं, तो इसलिए आप देख रहे हैं एक बड़ा आउट परफॉर्मेंस आपको अनंतराज में देखने मिल रहा है। और बाकी सारे रियल्टी स्टॉक्स में भी, खास करके NCR एक्सपोजर वाले स्टॉक्स में भी जो एक अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। तो मानसी, ये तो ओवरऑल जो है बजर्स हो गए, लेकिन बाजार के लिए सेटअप कैसा लग रहा है? थोड़ी सी सुस्ती ज़रूर निफ्टी में आई है, बट निफ्टी बैंक अच्छा कर रहा है, और ये हफ्ता जो है इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स का है। Absolutely. हमने देखा PSU बैंक्स पर डिलीवरी बढ़ा, NBFCs में बाइंग आ रही है, बजाज फाइनेंस लाइफ टाइम हाई पे है। इसका मतलब ये हफ्ता बैंकिंग का है। बिल्कुल बिल्कुल बैंकिंग का है, और बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में उसका एक मूव रिफ्लेक्ट होना शुरू भी हो चुका है। लेकिन रही बात इंडिसेस की, तो शायद ये पूरे हफ्ते इसी तरह की धीमी चाल इंडिसेस देखें, बिकॉज जिस तरह से इंटरेस्ट रेट डिसीजंस आने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिगर हैं, और सिर्फ US फेड की ही तरफ से नहीं। 17 सितंबर को US फेड, वहीं 18 सितंबर को बैंक ऑफ इंग्लैंड ब्रिटेन, और साथ ही 19 सितंबर बैंक ऑफ जापान। सो इंटरेस्ट रेट डिसीजन के लिहाज से अक्रॉस द ग्लोब हम कहेंगे कि बड़े सेंट्रल बैंक्स जो हैं अपने डिसीजंस लेकर आएंगे, और उम्मीदें हैं मौजूदा ब्याज दरों की रेंज 4.25 to 4.5% है। सितंबर में पहली बार हो सकता है कि 25 बेसिस पॉइंट्स का एक कट देखने को मिले। तो इस साल अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 3 कट्स ऑफ 25 बेसिस पॉइंट्स ईच नजर आ सकते हैं, लेकिन इस बार 50 बेसिस पॉइंट्स की भी बातचीत जरूर हो रही है। भले ही ज्यादातर जानकार यही कह रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट्स के ही कट्स आएंगे, 50 बेसिस पॉइंट्स पर भी कुछ बातचीत हो रही है। कुछ तमाम एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि शायद 50 बेसिस पॉइंट्स का कट आए, तो इस पर नजर रखनी होगी। और इन तमाम चीजों को, ये जो ट्रिगर्स हैं, इन ट्रिगर्स को ध्यान में रखते हुए एक इम्पैक्ट है जो कि हम देख रहे हैं विदेशी बाजार से भी निकल कर आ रही है, और उसके बाद भारतीय बाजार पर भी उसका असर पड़ता दिखा है। सो अगर डोमेस्टिक मार्केट के सेटअप की बात करें, सुस्ती के साथ शुरुआत हुई है इस हफ्ते की, और हो सकता है कि मार्केट को कोई बड़ा ट्रिगर अगर मिल जाए डोमेस्टिक फ्रंट पर, तो तेजी की तरफ वापस चल पड़ेंगे। लेकिन अदरवाइज हम ये बता रहे थे कि 25,100 के पार कन्विक्शन डेवलप होगा। ये लेवल हमने देखे जरूर फ्राइडे सेशन में, और इनफैक्ट पिछला पूरा हफ्ता काफी एक्शन पैक था भारतीय बाजार के लिए, लेकिन इस हफ्ते की शुरुआत में ही वो लेवल्स को हमने सरेंडर कर दिया। 25,000 के इर्द गिर्द अब टिके रहने की जद्दोजहद है। सो 25,000 के लेवल को ही इंपॉर्टेंट लेवल मानकर चलेंगे। एटलीस्ट इन लेवल्स को इंटैक्ट हम रख पाएं, तो हो सकता है कि आने वाले सेशंस में वहां से कन्विक्शन और तेजी की दौड़ वापस से बाजार लगाते हुए दिखे। सो इंपॉर्टेंट है 25,000 का लेवल निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन दिखा रहा है, लेकिन ये प्रदर्शन कब दिखा रहा है? काफी साइडवेज एक्शन दिखाने के बाद अब बैंक निफ्टी से कम बैक होता हुआ दिखा है। इस वक्त अगर आप देखें, लाइक यू राइटली सेड शरद, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के लिए ये पूरा हफ्ता होगा, और इसी के चलते बैंक निफ्टी में भी मूव्स आते दिखेंगे, और हमें नजर रखनी होगी बैंक्स एंड फाइनेंसेस, NBFC से जुड़े हुए क्षेत्र और सेक्टर्स इन पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स पर। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो बेंचमार्क्स के मुकाबले ब्रॉडर मार्केट्स ने आज बाजार को बेहतर संभाला है। मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्शन बेहतर है, और बेंचमार्क्स में
बैंक निफ्टी में एक्शन एटलीस्ट बेहतर है। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक केस रियल एस्टेट है, एनर्जी है, ये दोनों सेक्टर जो सबसे ज्यादा एक्शन दिखा रहे हैं। मेटल्स में लगभग 5 से 7 सेशंस की जो शाइन है वो अब भी इंटैक्ट है, सो वहां से भी मजबूती हम देख रहे हैं। ऑटो, फार्मा और आईटी सेक्टर ने आज बैक सीट पकड़ी है, वहां से बिकवाली का दबाव है। लेकिन इनफैक्ट ऑटो और फार्मा के लिए तो हम टेक्स भी ले रहे हैं, एक्सपर्ट से पूछ भी रहे हैं कि अगर बिकवाली है, इस गिरावट को खरीदारी का मौका भी समझकर चलना चाहिए, बिकॉज ये बात तो तय है कि यहाँ से आगे फेस्टिव डिमांड का बूस्ट ऑटो सेक्टर को मिलेगा और फार्मा स्पेस एज डिफेंसिव चलते ही हैं। काफी सेशंस की मजबूती के बाद आज हमने एक ब्रीदर वहां पर देखा है, तो एंट्री अपॉर्चुनिटी इनफैक्ट बन रही है। हाँ, ये बात अलग है कि आईटी सेक्टर के लिए मिली जुले स्टांस और एक्सपर्ट्स की भी मिली जुली कमेंट्री आ रही है। विदेशी बाजार में नैस्डैक में जबरदस्त मूव है, टेक्नोलॉजी हैवी स्पेस काफी अच्छा एक्शन दिखा रहा है, लेकिन भारतीय बाजार में आईटी सेक्टर में अब भी तेजी आना या एब्सोल्यूट कह सकते कन्विक्शन आना बाकी है। और इस हफ्ते जो सेंट्रल बैंक की तरफ से जो डेटा पॉइंट्स हैं, इंटरेस्ट रेट डिसीजंस हैं, ये सारी चीजें होंगी जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगी। ऑल इन ऑल एक कह सकते हैं डिसेंट शुरुआत जरूर हुई, उसके बाद सुस्ती पकड़ी बाजार ने। हो सकता है इसी कॉशियस आउटलुक के साथ हम ट्रेड करें। ये बिल्कुल कॉशियस आउटलुक रहेगा और मानसी ने बहुत सही कहा कि 17 तारीख यूएस फेड की मीटिंग है, उसका इम्पैक्ट ऑफ कोर्स टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द वीक हमें देखने मिलेगा। लेकिन कुछ मेजर डोमेस्टिक ट्रिगर्स नहीं है, वो स्टेबल है और यह बात हम आपको कर दिए। लेकिन एक बार केआरबीएल पे नज़र डालते हैं। स्टॉक को हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एक रेजिग्नेशन आई थी। इनका नाम है अनिल कुमार चौधरी, लेकिन इनके रेजिग्नेशन में जो है डायरेक्टर साहब कुछ आपत्तियां थी और उन्होंने रीजंस दी थी। कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी वो क्वेश्चन कर रहे थे, कुछ आर्बिट्री डिस्प्यूट आ रहे थे वेरिएबल पे एनुअल इंक्रीमेंट्स को लेके, ऑब्जेक्ट क्लॉज में भी चेंजेस आए, तो 4-5 जो है बड़े आरोप जो है लगाए गए थे। और टू बी ऑनेस्ट ये लिस्ट बड़ा था उनके रेजिग्नेशन के समय, तो बाजार ने जो है ऑफकोर्स इनिशियल आप कहेंगे कि स्पूक आया स्टॉक में और अभी भी जो स्टॉक में कोई रिकवरी नहीं देखने मिली है। स्टॉक 10% डाउन है, 11% का ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं पूरे दिन भर में जो है गिरावट देखने मिली थी। ओपनिंग का फैसडी भी था हमारा, हमने आपको पहले बताया था। लेकिन थोड़े देर में हमारे मैनेजमेंट भी जुड़ने वाले हैं, जहां से हमें पता चलेगा कि क्या क्लैरिफिकेशन आ रहा है एक्सचेंज फाइलिंग में। लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ दर्शकों को कि ओवरऑल जो है मैनेजमेंट ने कहा है कि इन्होंने जो है 5 साल के लिए जो है अपॉइंट किया गया था इन डायरेक्टर को। और एक चीज़ याद रखिए कि एक नया इंडिपेंडेंट कमेटी भी बनने वाला है, जो अगले 30 दिन में बताएगा कि ये कितने जो आरोप है संगीन है कि नहीं है। तो इस पे जो है थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। अब किस तरह जो है कंपनी जो एलिगेशंस को आंसर करती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी और वही ईटी नाउ स्वदेश में एक्सक्लूसिवली आने वाला है। तो हम आपको बताएंगे कि केआरबीएल की मैनेजमेंट की क्या स्टांस है। एक साइड सुबह एलिगेशंस आया, दूसरे साइड स्टॉक में गिरावट देखने मिली और अब जो है मैनेजमेंट आ रहे हैं अपने जो है व्यूज देने वाले। लेकिन चलिए वो डेवलपिंग स्टोरी रहेगा, हम आपके सामने एक्सक्लूसिवली लेके आने वाले। लेकिन चलते हैं निमेश ठाकर के पास। गुड आफ्टरनून निमेश। बाजार की सेटअप की बात करें तो कुछ खास अभी अप्रूव नहीं आ रहा है निफ्टी में, थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा है, बट नेट निफ्टी बैंक थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। किस तरह आप देख रहे हैं निफ्टी बैंक के पूरे सेटअप को? वेरी गुड आफ्टरनून शरद। देखिए निफ्टी एक 25,100 25,150 से एक रेजिस्टेंस एरिया है माइनर, वहां पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर मुझे काफी अच्छा लग रहा है और मैं मानता हूं कि अगर बैंक निफ्टी में मोमेंटम आता है 25,800 के ऊपर तो डेफिनेटली निफ्टी में भी ये लेवल जो है वो ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। तो ऑल ओवर सेटअप के लिहाज से सेटअप बुलिश है। पिछले सप्ताह में हम लोगों ने कंटिन्यूअस निफ्टी के अंदर एक बाइंग देखी थी, तो शायद 1 या 2 दिन निफ्टी में छोटा कंसोलिडेशन आ जाए, बट ऑल ओवर जिस तरह से सेटअप बन रहा है व्यू बुलिश लेके ही चलना चाहिए। और पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी जो एक 21 ईएमए का भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा था 54,800 के लेवल के आसपास, उसके ऊपर भी निकल गया है। तो मैं मानता हूं कि बैंक निफ्टी में यहाँ से एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। और जैसे आपने बताया कि ये इवेंट काफी सेंट्रल बैंक्स के रेट के पॉलिसी मेकिंग जो है उसके लाइनअप है, तो यहाँ से बैंक निफ्टी में जरूर वोलेटिलिटी बनी रहेगी और ऑल ओवर स्ट्रक्चर यहाँ से बुलिश दिख रहा है। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ से बैंक निफ्टी में बाई करके ही चलना चाहिए। एब्सोल्युटली बैंक निफ्टी पर कन्वेक्शन बढ़ता हुआ यहाँ से फर्दर बाइंग इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। लेकिन चलिए अब सीधा क्लोजिंग ट्रेड्स आपको दिखाते हैं और बाजार क्लोज होने से पहले इस वक्त मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या है ये जानते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स में। गुड आफ्टरनून निमेश, बताएं कौन से स्टॉक्स हैं इस वक्त क्लोजिंग ट्रेड्स में आपके रेडार पर?
गुड आफ्टरनून मानसी। देखिए क्लोजिंग ट्रेड के अंदर सबसे पहला हेवेल्स का मेरा रिकमेंडेशन है। अगर हेवेल्स का चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक के अंदर एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर है, और जिस तरह से आज का सेशन में स्टॉक में हम लोगों ने जो जिस तरह से बढ़ोतरी देख रही है, मेरा मानना है कि एक रेंज के ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा है। तो एक कंडीशनल बाय रहेगा, 1600 के ऊपर हेवेल्स के अंदर बाय करके चलना है। मेरा मानना है कि नीचे की तरफ अगर ये रेंज का ब्रेकआउट मिलता है तो स्टॉक के अंदर हम लोग अच्छी खासी अपमूव देखने को मिल सकती है। वो 1650 से 1700 रुपए का टारगेट प्राइस देखने को मिल सकता है, और नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 1575 का है। तो हैवेल्स के अंदर बाय रिकमेंडेशन है ओनली 1600 के अबाउ। ऑलराइट, तो हैवेल्स में 1600 के लेवल्स अगर देखें तो बाइंग रिकमेंडेशन, और ऊपर की तरफ 1700 तक के टारगेट्स भी एंटिसिपेट किए जा रहे हैं। 1575 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। निमेश, हैवेल्स के अलावा और कोई कॉल्स? यस, दूसरा कॉल जो है वो टाटा केमिकल्स का है। देखिए चार्ट स्ट्रक्चर जिस तरह से बना है, एक अच्छा कंसोलिडेशन जो है वो स्टॉक के अंदर हो चुका है, और पिछले 2 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक के अंदर दिख रहा है। ऑल ओवर केमिकल स्पेस के अंदर भी हम लोग देख रहे हैं कि एक अच्छी रिकवरी जो है वो देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना है कि टाटा केमिकल्स यहाँ से आउट परफॉर्मेंस के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। तो टाटा केमिकल्स करंट लेवल से बाय करना है, नीचे की तरफ स्टॉप लॉस 960 का लगाना है, और ऊपर में मैं मानता हूं कि शॉर्ट टर्म में 1010 1025 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो टाटा केमिकल्स ये मार्केट के अंदर मेरा मानना है कि अच्छा कर सकता है। केमिकल्स दूसरा स्टॉक जो कि निमेश के फोकस रेडार पर है। टारगेट और स्टॉप लॉसेस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 960 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। 1000 के पार 1010 तक के लक्ष्य जो है वो एंटिसिपेट किए जाने चाहिए। 1-1.5% की तेजी पर ये स्टॉक जो है इस वक्त ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है। कुछ और स्पेसेस जहां पर बढ़िया तेजी है आज के सत्र में निवेश शुरुआत करना चाहूंगी, जहां ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट इनिशिएट हुई हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, रैडिको खैतान और अलाइड बेवरेजेस, यहां पर फॉरेन ब्रोकरेजेस की तरफ से पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं, जहां पर खरीदारी की राय और पॉजिटिव आउटलुक के साथ कवरेज की शुरुआत हुई है। इस रिपोर्ट के बाद हम देख रहे हैं आज स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है। रैडिको खैतान तो आउट परफॉर्म करता हुआ दिन के उच्चतम स्तर पर एट प्रेजेंट। अलाइड ब्लेंडर्स में ठीक ठाक मूव्स है। यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड में भी ½ % के गेन्स हैं। आपकी राय क्या होगी इन स्टॉक्स में? देखिए रेडिको के अंदर आज के सेशन के अंदर हम लोग देखते हैं कि एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है, स्टॉक ने नया ऑल टाइम हाई बनाया है, और जिस तरह से वॉल्यूम पिछले 3 दिनों से हम लोग देख रहे हैं, एक ब्रेकआउट प्ले करना हो तो डेफिनेटली कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से शरद जी ने पहले बताया था कि ये एक फेस्टिव सीजन आ रहा है, लोगों के पास पैसे है, इंटरेस्ट रेट कट हो रहे हैं, टैक्स की इनकम बढ़ रही है, तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ से डिमांड जो है उसके अंदर पिकअप होना चांसेस ज्यादा है। जिस तरह से स्ट्रक्चर भी यही इंडिकेट कर रहा है, तो मैं मानता हूं कि ब्रेकआउट प्ले करने के लिए रेडी को खेतान के अंदर बाय करके चल सकते हैं। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो लगाना है वो 2889 का लगाना है या 2890 का लगाना है, और ऊपर में अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो ऊपर में हम लोग 3150 तक के लेवल रेडी को खेतान के अंदर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो रेडी को खेतान के अंदर व्यू बुलिश है, बाय करने का रिकमेंड है। बुलिश व्यू 3150 तक के रिकमेंडेशन, निचले स्तरों पर एंट्री अपॉर्चुनिटी और एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो बिल्कुल बरकरार रखने की राय यहाँ पर बनती हुई। और चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार चर्चा जारी रहेगी। स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल में। और अभी देखिए तो बाजार जो एक बहुत ही छोटे रेंज में फंसा है। हालांकि निफ्टी बैंक में एक अच्छी सपोर्ट देखने मिल रही है। जिस तरह हम जो है आज सेंट्रल बैंक के अनाउंसमेंट्स हैवी वीक के तरफ जा रहे हैं। निफ्टी बैंक लगभग 100 पॉइंट ऊपर है 54,900 लेवल्स पे। निमेश, एक बार कैपिटल गुड स्टॉक्स पे एक बार नज़र डालते हैं। डायरेक्टर साहब, एबीबी और सीमेंस इंडिया स्क्रीन पे लेके आए। लास्ट मंथ से ही जो है मैं और मानसी हमने एक स्टांस भी बनाया था कि प्राइवेट कैपेक्स में पिकअप आ रहा है, डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है, और ओवरऑल पोजिशनली यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखने मिल सकता है। और आज देखिए सीमेंस डेज हाई पे 3% ऊपर है। एबीबी में भी देखे तो अच्छी मोमेंटम आ रही है। कैपिटल गुड्स खेमे में टेक्निकल कॉल्स भी अब स्टार्ट हो गए हैं। जिस तरह हमें जो है यहाँ बाइंग देखने मिल रहा है। निमेश, एक बार सारे स्टॉक्स को देखें, एबीबी, इंडिया, सीमेंस ये तो बस कर ही रहे हैं। कमिंस भी फ्लैटिश है और थर्मैक्स अपने डेज लो से जो है अपमूव दे रहा है। इन चारों स्टॉक्स पे आपको कौन सा स्टॉक पे जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा लग रहा है, और पोजिशनली सेटअप में अट्रैक्टिव क्या रहेगा? एबीबी इंडिया, सीमेंस, कमिंस या थर्मैक्स, चारों स्टॉक्स को डायरेक्टर साहब एक हॉट बोर्ड में डालें और उस पर हम अब चर्चा करेंगे।
देखिए थर्मिक्स का चार्ट स्ट्रक्चर में अभी कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं मिला है। एबीबी के अंदर अगर आप देखें तो डेली चार्ट्स के ऊपर एक डबल बॉटम पैटर्न का एक फॉर्मेशन बिल्ड होना स्टार्ट हुआ है। स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट एरिया 5000 के लेवल का एक लिया है और यहाँ से हम लोग ट्रेंड रिवर्सल देख रहे हैं। वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप एबीबी का देखिए तो 100 वीक की एक्सपोनेंशियल एवरेज के आसपास स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट लिया है। तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास जो ट्रेड हो रहा है और ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल भी मिले हैं, वो नाम है एबीबी का। सीमेंस के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन रेंज में चल रहा है, ब्रेकआउट नहीं आया है। तो फिलहाल ये 3 स्टॉक में से अभी मैं रिकमेंड करूंगा कि एबीबी के साथ जाना चाहिए। और जिस तरह से आज के सेशन के अंदर स्टॉक के अंदर हम लोग मोमेंटम देख रहे हैं, मेरा मानना है कि नियर टर्म में स्टॉक में ऊपर में 5550 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म व्यू। और अगर आपका मीडियम टू लॉन्ग टर्म अवधि का नजरिया है तो जिस तरह से रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि ऊपर में स्टॉक 6100 तक गया था, वहां के लेवल के भी चांसेस ज्यादा है टिल बजट। तो अगर कोई किसी का नजरिया फरवरी तक का है तो डेफिनेटली एबीबी करंट लेवल से एक अच्छा रिस्क रेशियो दे रहा है। 5000 नीचे का स्टॉप लॉस लगा के बाय कीजिए और ऊपर में 6100 तक के लेवल बजट तक देखने को मिल सकते हैं। तो एबीबी के अंदर करंट लेवल से व्यू बुलिश है और ये स्टॉक के अंदर मैं बाय रिकमेंड करता हूँ। एबीबी की प्राइस भी जो है 50 डे एसएमए के ऊपर गए हैं। थोड़ी देर पहले ही ये आंकड़ा आया तो ये दर्शकों को मैं अपडेट कर दूं और यहाँ पे भी जो है खरीदारी की राय आ रही है। तो एबीबी इंडिया इस पे नज़र रखिए। टारगेट 6100, स्टॉप लॉस 5000 का रहेगा। निमेश, एक क्लोजली रिलेटेड सेक्टर है जो जो ऑफकोर्स उस पर हम बात करेंगे, पीएसयू बैंक्स पे एक खास डिस्कशन करेंगे हम। लेकिन अभी एक बार सृष्टि के पास चलते हैं। सृष्टि हमें बताने वाली है कि किन शेयरों में जो है बिग एक्शन देखने मिल रहा है। गुड आफ्टरनून सृष्टि, बताएं बिग एक्शन स्टॉक्स क्या है। जी हाँ, ढेर सारे काउंटर्स हैं और ढेर सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे एक बड़ा एक्शन है। आइए सबसे पहले रेलवे काउंटर्स में से रेलटेल की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको बीईपीसी से करीब 210 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए नजर आए हैं और आज देखिए स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी फिलहाल लगभग 6% की इसमें तेजी है और ना ही सिर्फ रेलटेल, अन्य रेलवे काउंटर्स में भी एक तूफानी तेजी आज के सत्र में हम देख रहे हैं। इसके अलावा एलएनटी, ये दिग्गज भी जो है आज फोकस में है, क्योंकि कंपनी को एक लार्ज ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है। आमतौर पे एलएनटी अपने ऑर्डर्स बताता तो है, बट उन ऑर्डर की वैल्यू जो है वो एक कैटेगरीज में डिफाइन कर देता है। अब जो ये लार्ज ऑर्डर है वो 2500 से 5000 करोड़ के बीच में बताया जा रहा है और मुंबई अहमदाबाद की हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए ये नया ऑर्डर मिला है एलएनटी को और यहाँ पर भी हरे निशान में फिलहाल ट्रेड हो रहा है। इसी के साथ साथ शक्ति पंप्स, यहाँ पर गौर करिए क्योंकि यहाँ पर भी इनको स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो है लगभग 347 करोड़ के नए ऑर्डर मिलते हुए नजर आए हैं और इसके चलते स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी, 3-3.5% की तेज़ी है। पर शुरुआत जो है वो थोड़ी और ऊपर हुई थी, 5-6% के गेंस के साथ जो है शक्ति पंप्स ने शुरुआत की थी, पर अभी थोड़ा सा फिजल आउट ज़रूर हुआ है मूव, पर अभी भी फिलहाल जो है स्टॉक में तेज़ी का मूवमेंट बरकरार है। आखिरी में अदानी पावर पे नज़र डालेंगे क्योंकि यहाँ पर बिहार में पावर सप्लाई, बिहार के भागलपुर में पावर सप्लाई के लिए 25 साल का इन्होंने करार किया है। इसके चलते स्टॉक में एक्शन है और आखिरी में कई सारे ऐसे काउंटर्स रियल एस्टेट से जुड़े और साथ ही साथ जो डेटा सेंटर थीम से जुड़े काउंटर्स हैं उनमें अच्छा एक्शन है। आप अनंत राज देख लीजिए, स्टॉक में तूफानी 11% की यहाँ पर तेजी है, बट साथ ही कुछ रियल एस्टेट, प्योर प्ले रियल एस्टेट पैक जैसे कि ब्रिगेड, प्रेस्टीज एस्टेट्स, फीनिक्स मिल्स, इनमें भी आज 3 से 5% का उछाल देख रहे हैं। तो ये तमाम काउंटर्स हैं जहाँ पर आज हम देख रहे हैं बिग एक्शन। बिल्कुल, धन्यवाद सृष्टि। बिग एक्शन पे जो है हमारी नज़र रहेगी और अनंत राज का स्टॉक एक बार लेके आते हैं स्क्रीन पे। 12% ऊपर है स्टॉक में, जो है अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। डेटा सेंटर थीम को लेके भी जो है कंपनी का एक्सपोजर है। और इंटरेस्टिंगली निमेश, एक बार अनंत राज की चार्ट चेक ले लेते हैं। यहाँ पे जो है अच्छी अपमूव देखने मिली है। थोड़े दिन के कंसोलिडेशन के बाद अब 600 लेवल्स के ऊपर आ गया है। अनंत राज पे आपकी क्या राय रहेगी? यहाँ से भी अपमूव, अब एक नए राउंड ऑफ रैली देखने मिल सकता है या थोड़ा और वेट कर ले सिग्नल के लिए? देखिए सर, एक चीज आपके सामने रखता हूँ तो अनंत राज का आज का दिन का अगर वॉल्यूम देखे तो ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ शेयर का वॉल्यूम जो है हो चुका है और ये वॉल्यूम लास्ट में 2016 में हुआ था। तो पिछले 8 साल के बाद ये वॉल्यूम हुआ है। चार्ट स्ट्रक्चर में अगर देखिए तो पिछले कई टाइम से ऑलमोस्ट जनवरी से
में स्टॉक में करेक्शन आया था दिसंबर जनवरी में, और जनवरी से स्टॉक कंसोलिडेशन हो रहा है, एक रेंज के अंदर घूम रहा है। तो यहाँ से चांसेस ऐसे दिख रहे हैं मुझे कि स्टॉक नियर टर्म के अंदर, अगर आपको किसी को थोड़ा हाई रिस्क है और मोमेंटम प्ले करना है, तो 630 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। और अगर 630 के ऊपर निकलता है, 630 650 के ऊपर, तो स्टॉक में मैं मानता हूं कि काफी बड़ी मूव देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये वॉल्यूम एबनॉर्मल वॉल्यूम है, 10 सालों के बाद आया है। और ये न्यूज के ऊपर अगर मोहर लगती है, तो मैं मानता हूं कि अनंतराज के अंदर काफी बड़ी अप मूव देखने को मिल सकती है। तो डेफिनेटली व्यू करंट लेवल से बुलिश है और बायो डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। और शॉर्ट टर्म मोमेंटम अगर हाई रिस्क है, तो शॉर्ट टर्म मोमेंटम प्ले करने के लिए भी ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। 635 तक के टारगेट मुझे देखने को मिल सकते हैं। इसके टारगेट्स, बाय ऑन डिप्स की रणनीति और 8 साल का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम का उछाल, तो इस पे जो है हमारी भी नज़र रहने वाली है, किस तरह ये डेटा सेंटर थीम जो है प्ले आउट होता है। रियलिटी स्टॉक्स में भी हमने बात कर ली। निमेश, एक बार एक और सवाल रहेगा और ये रहने वाला है पीएसयू बैंकिंग स्पेस पे। इसके दो रीज़न है। एक तो हमने बताया कि कैपिटल गुड्स और इंफ्रा में अप मूव आएगा तो ज़्यादा लोन जो है पीएसयू बैंक्स देते हैं, और थोड़ी देर पहले हमने मानसी के साथ डिस्कस भी किया था कि ये हफ्ता इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स पे जो है फोकस रहेगा और थोड़ी पॉजिटिव साइड में ही रहेगी, और खास करके पीएसयू बैंक्स को लेके। ज़रा पीएसयू बैंक्स में आप बताएं पोजिशनली कौन सा स्टॉक अभी भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देने को जो है देता है इन्वेस्टर्स को, ज़रा बताएं। देखिए, चारों पीएसयू दिग्गज बैंक, सॉरी पांचों दिग्गज पीएसयू बैंक के चार्ट स्ट्रक्चर अच्छे लग रहे हैं। कंसोलिडेशन रेंज के ब्रेकआउट आ रहा है, जिसके अंदर एसबीआई में ब्रेकआउट आना बाकी है। मैं मानता हूं कि अगर 840 के ऊपर निकलता है तो एसबीआई में ब्रेकआउट आएगा। पीएनबी 113 115 के ऊपर पीएनबी में ब्रेकआउट आएगा। केनरा बैंक का चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। और अगर बेस्ट की बात करें तो इंडियन बैंक, जिसने सभी पीएसयू बैंक को आउट परफॉर्म किया है, स्टॉक ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है और कंटिन्यूअस जो हम लोग बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं। तो अगर किसी को मोमेंटम प्ले करना है तो इंडियन बैंक के साथ जाना चाहिए। इंडियन बैंक काफी अच्छा लग रहा है और ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, ऐसे चांसेस ज्यादा है। अगर किसी को थोड़ा सेफर बेट करना है तो मैं मानता हूँ कि एसबीआई और बैंक को बढ़ाइए, एक सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ से एक अच्छा रिस्क रेशियो दे सकते हैं। और पर्टिकुलरली ये पांचों बैंक मुझे काफी अच्छा लग रहे हैं। तो पोजिशनल के हिसाब से 6 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पांचों बैंक के अंदर बाय कर सकते हैं। बट कंपेरेटिवली अगर इस 5 में से भी किसी एक के साथ जाना है, तो अभी फिलहाल मेरी राय जो रहेगी वो इंडियन बैंक के साथ रहेगी, क्योंकि स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम में है और एक अच्छा ब्रेकआउट भी दिया है। और स्टॉक के अंदर मैं मानता हूं कि नियर टर्म के अंदर 750 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इंडियन बैंक के अंदर अगर कोई भी डीप आता है तो बाय करके चलना चाहिए। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस 670 का लगाना चाहिए और 750 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, इंडियन बैंक पर कन्वेक्शन और टारगेट स्टॉप लॉसेस भी निमेश हमें सुझा रहे हैं, लेकिन इस बीच बाजार पर इंडिसेस और साथ ही लार्जर कंट्रीब्यूशन कहां से आ रहा है, इस पर एक नज़र होनी चाहिए। इस वक्त अगर आप देखेंगे लार्जर कंट्रीब्यूशन आईसीआईसीआई बैंक, एलएनटी, अल्ट्राटेक सीमेंट, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक जैसे प्लेयर्स की तरफ से आ रहा है, और इन्फोसिस, एमएनएम, टीसीएस, एशियन पेंट्स, टाइटन जैसे लार्जर प्लेयर्स हैं जो कि इस वक्त मेजर लगार्ड्स बने हैं, यानी कि बिकवाली का दबाव वहां से हावी हो रहा है। लेकिन चलिए, हमारे पैनल पर एक और एडिशन हुआ है। स्वाति होतकर मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं और राजेश अग्रवाल भी हमारे साथ पैनल पर जुड़े हैं। स्वाति, राजेश, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। स्वाति, विल स्टार्ट विथ यू। बताएं आपके क्लोजिंग ट्रेड्स क्या हैं। स्वाति, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आई एम रियली सॉरी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। यस, क्लोजिंग बेल के लिए मैं 2 बाय कॉल देना चाहूंगी। पहला है टेक्निकली वोल्टास। वोल्टास एक ऐसी कंपनी है जो काफी दिनों के बाद हम देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर काफी अच्छा वेल सस्टेन हुई है, 200 डीएमए के ऊपर आई है। आज जिस हिसाब से उसका प्राइस मोमेंटम है, वो उसके साथ वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं, तो दिस स्ट्रक्चर इज रियली पॉजिटिव ऑन द टेक्निकल फ्रंट। करंटली 14-18 के आसपास ये चल रहा है। मुझे लगता है कि इसमें क्षमता है एटलीस्ट 1780 1470 तक की रैली हमें देखने मिल सकती है। तो करंट लेवल पे वोल्टास बाय कीजिएगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 1390।
हूँ। सेकंड बाय कॉल मेरा हेवेल्स पे है। हेवेल्स में काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है। 20 डेज़ मूविंग एवरेजेस के ऊपर वेल प्लेस्ड है, बट ये कंसोलिडेशन काफ़ी दिनों से स्टक हुआ था विद इन द रेंज ऑफ 1580 टू 1600 लेवल्स। मैं प्रीएम्प्ट कर रही हूँ कि इसमें काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने मिलेगा। तो जब भी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हमें देखने मिलेगा तो काफ़ी अच्छी स्पर्ट रैली हमें अपसाइड में देखने मिल सकती है, व्हिच माइट टेक अ काउंटर टुवर्ड्स टू 1660 के आसपास। तो वहाँ तक की रैली मैं पॉजिटिव देख रही हूँ हेवेल्स में। तो करंट लेवल्स पे बाय कीजिएगा, 1594 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 1565 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1660। कुल दो बार हैवेल्स पर खरीदारी की कॉल्स आई हैं। निमेश के भी फोकस रेडार पर हैवेल्स रहा। स्वाति होटकर का भी कन्विक्शन हैवेल्स के स्टॉक प्राइस पर है, इस पर नज़र रखी जाएगी और स्टॉक में मूवमेंट है और एक्सपर्ट्स भी हमारे इसे वॉच आउट ज़रूर कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट राजेश अग्रवाल भी जुड़ गए हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। मार्केट में आज वैसे तो रियल एस्टेट, पीएसयू बैंक और एनर्जी स्पेस में अच्छा एक्शन है, लेकिन कैसे देख रहे हो ओवरऑल टेक्सचर ऑफ द मार्केट? और जहां एक्शन नहीं है राजेश, वहां पर ऑटो, फार्मा और आईटी में तो फिर भी कंसर्न्स और कंटिंजेंट सिनेरियो है, लेकिन ऑटो और फार्मा की इस गिरावट को क्या एक एंट्री अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए? गुड आफ्टरनून मानसी जी, और भी पैनल में जो मित्रगण हैं सबको नमस्कार। आपने सही कहा कि कुछ सेक्टर्स अच्छे चल रहे हैं और ऑटो की अगर बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से 3-4 सेशन से लगातार प्रॉफिट बुकिंग झेल रहे हैं। बट इस वक्त जो मार्केट के हालात हैं उसे अगर ध्यान में दिया जाए तो एक तो आरबीआई की मीट है मंथ के एंड में, क्योंकि मेरे हिसाब से आरबीआई, सीपीआई वगैरह का डेटा और ईसीपी और फेड की जो टोन होगी उसको देखने के बाद ही कोई कॉल लेगा। और उसके बाद मुझे लगता है कि जो रेट सेंसिटिव सेक्टर है, खास करके बैंकिंग, रियल्टी, कंजम्पशन, वहां पे बढ़त दिखेगी। इस हफ्ते के अंत में शुक्रवार को आपने देखा होगा 25,000 के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल था, उसके ऊपर निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। और इस वक्त हमारी हाउस का ये अनुमान है कि 24,700 से 25,600 के बीच की रेंज रह सकती है। इंडेक्स में भले 1-1.25% की बढ़त हो, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत शानदार तेजी थी, 2.5-3% की। और ये सीधे सीधे दर्शा रही है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स एक्टिव है मार्केट में। तेल, क्रूड ऑयल नीचे के भाव में है, विक्स टूटा हुआ है, आंकड़े अच्छे आए हैं। बस अब वो एफओएमसी की मीट, जहां 25 बेसिस पॉइंट की कट की उम्मीद तो सबको है, और अगर उनके ट्रम्प साहब के एक नुमाइंदे वहां पर बोर्ड में आ जाते हैं तो हो सकता है कि 50 बेसिस पॉइंट की हो जाए, तो वो एक ट्रिगर हो सकता है। जैसा आपने कहा कि ऑटो में उतनी मूवमेंट नहीं हो रही है, मैं मानता हूँ मूवमेंट नहीं हो रही है। जीएसटी कट के बाद अचानक से हमने देखा था कि एक बहुत शानदार तेजी हुई थी, उसके बाद थोड़ा सा ठंडा पड़ता हुआ नजर आया। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी मान के चलता हूँ मैं, खास करके लंबी अवधि के निवेशकों के लिए, क्योंकि अगर आप देखो तो मंथ ऑन मंथ जो आंकड़े आए वो अच्छे आए। इस मंथ में हालांकि शुरू के 15-20 दिन श्राद्ध पीरियड होने के कारण से हो सकता है कि नंबर्स थोड़े दबाव में रहे। 21 या 22 तारीख के बाद से त्योहारों का सीजन चालू होगा, वहां से मुझे क्या लगता है नंबर्स में सुधार आएगा। नजर रखने लायक अगर ये कोई कंपनी इस वक्त है तो फोर व्हीलर की बात की जाए तो पहली पसंद तो ऑब्वियसली मारुति ही रहेगी। अलायंस मार्केट शेयर है उनका। लेकिन अगर सेकंड स्टॉक जाना जाए तो हुंडई का रहेगा, जहां अगर आप देखें तो एसयूवी मार्केट में बढ़त बनी हुई है, लीडरशिप है रेदर एसयूवी में। क्रेटा कई वर्षों से मार्केट लीडर रहा है। अब क्रेटा की ईवी भी जो लॉन्च की गई वो भी बाजार ने अच्छी तरीके से ली। एक्सपोर्ट मार्केट पर ध्यान दे रहे हैं, करीब 26 नए मॉडल से कोई 30 तक लॉन्च करेंगे। तालेगांव का प्लांट इन्होंने ले लिया है और केपेक्स कर रहे हैं डिमांड को देखते हुए। और टू व्हीलर की बात की जाए तो मैं समझता हूँ बजाज ऑटो पे ध्यान देना चाहिए। जहां अगर आप देखें तो प्रीमियम बाइक्स जैसे केटीएम है, एवेंजर है, उनके ऊपर बहुत अच्छी उनकी पकड़ है। एक्सपोर्ट मार्केट में अच्छी पकड़ है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, अच्छा डिविडेंड देती है, रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, और जीएसटी की जो बेनिफिट है इन सबको वो तो अपनी जगह ही। तो मैं समझता हूँ ये गिरावट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है ऐसे निवेशकों को जो 9 से 12 महीने तक रोक सकते हैं। थैंक्स फॉर दैट टेक राजेश जी। और एक नज़र बैंक निफ्टी पर होनी चाहिए। वैसे ही निफ्टी के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन था, लेकिन एक सडन स्पाइक वहां पर इस वक्त भी देखा जा रहा है। तो तेजी जो है बढ़ती हुई 54,931 के लेवल्स बैंक निफ्टी में इस वक्त कामकाज हम देख रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। ब्रेक के उस पार हमारे एक्सपर्ट से बातचीत जारी रहेगी। क्लोजिंग कॉल पे बाजार देखें तो एक सीमित दायरे पे है, हालांकि निफ्टी बैंक में एक अच्छी मूवमेंटम देखने मिल रही है। हमारे साथ एक्शन पैक
जो है गेस्ट का जो है पूरा सेटअप है। यहाँ पे निमेश है, स्वाति है, राजेश जी ऑलरेडी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं और अब हमारे साथ जुड़ रहे श्रीकांत चौहान। गुड आफ्टरनून श्रीकांत जी, बताएं आपके क्या रहेंगे आज के टेक्निकल पिक्स। गुड आफ्टरनून। तो देखिए, वैसे अगर इस मार्केट में देखा जाए तो काफ़ी सिलेक्टिव स्टॉक्स में काम करना चाहिए क्योंकि मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है कि पिरामल एंटरप्राइजेस ये एक ऐसा स्टॉक है जिसे करंट लेवल से खरीदा जा सकता है। करंट लेवल्स 1130 1125 के करीब के हैं। तो करंट लेवल से अगर इसे खरीदते हैं तो टारगेट्स रहेंगे तकरीबन 1220 से लेकर 1250 के। और हमें जो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा वो तकरीबन होगा यहाँ पे 1055 का। तो थोड़ा पोजिशनल ट्रेड इसमें लेना पड़ेगा क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल है। लेकिन मुझे लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 1250 तक के लेवल्स दिखा सकता है। इसके अलावा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है फेडरल बैंक। और आज हमने कुछ स्मॉल साइज बैंक में एक रिन्यूड इंटरेस्ट, बाइंग इंटरेस्ट देखा है। तो स्पेसिफिकली फेडरल बैंक हमें अच्छा लग रहा है। और अगर फेडरल बैंक अगर खरीदते हैं इन लेवल्स पे तो 203 का टारगेट एक्सपेक्टेड है और 193 का स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे भी एक राइजिंग टॉप राइजिंग बॉटम की सीरीज ये स्टॉक ने एस्टैब्लिश की है और 97 98 के लेवल्स के ब्रेकआउट के बाद हमें लगता है कि ये स्टॉक 203 रुपए तक की रैली कर सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है पिक श्रीकांत की तरफ से आ रही है पिरामल एंटरप्राइजेस पे जो वन ऑफ द स्टॉक्स रहेगा और दूसरा है फेडरल बैंक का। इस पे भी जो है नज़र रखे। पिरामल एंटरप्राइजेस का 1220 टारगेट प्राइस, 1250 जो है दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा। फेडरल बैंक का टारगेट प्राइस 203, स्टॉप लॉस 193 है। दोनों ही बीएफएसआई स्पेस से है और पूरा ही बीएफएसआई स्पेस जो है बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। बीएफएसआई स्पेस से एक बार एसबीआई कार्ड्स का चार्ट सामने लेके आए। स्वाति, आपसे ये सवाल पूछूंगा कि ऑफकोर्स एसबीआई कार्ड्स में भी जो है थोड़ी सी इंटरेस्ट बन रही है। एक बार डायरेक्टर साहब एसबीआई कार्ड्स का चार्ट फायर करें। स्वाति, आपसे जानना है कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। और देखिए, एक ऐसा बड़ा अपमूव आ गया, स्टॉक 5% अब ऊपर है। ज़रा बताएं कि टेक्निकल कैसा सेटअप आ रहा है एसबीआई कार्ड का। यहाँ से भी जो है थोड़ी अपमूव और देखने मिल सकती है। टेक्निकल कार्ड्स में आज काफी अच्छा स्पाइक रैली हम लोग ने नजर आई है। फ्लैट पैटर्न बनाया था डेली चार्ट्स में, आज उसने ब्रेकआउट दिया है विच वाज एट अराउंड 865 के आसपास। वो ब्रेकआउट हो चुका है। वॉल्यूम्स के साथ काफी अच्छी मोमेंटम रैली कैचअप की है। मुझे लगता है ये रैली एक्सटेंड हो सकती है 915 जो कि प्रीवियस स्विंग्स रेजिस्टेंस लेवल है, तो वहां तक ये सस्टेन होगी। 915 अगर ब्रेकआउट देती है तो मुझे लगता है 940 950 के लेवल्स तक ओपन हो जाए। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजिशन है डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए। नीचे में 880 का क्रूशियल स्विंग सपोर्ट्स लेवल है, जब तक वो बरकरार है तब तक ये रैली कंटिन्यूड हो सकती है। 950 का टारगेट प्राइस, 880 का स्टॉप लॉस। स्विंग पे जो है ट्रेड है करंटली 900 के आसपास। एसबीआई कार्ड जो है ट्रेड कर रहा है 5% ऊपर है। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है हम आपको ऑप्शंस के चैंपियन, मार्केट से 3 और अहम टेक्निकल पिक्स और फंडामेंटल पिक्स लेके आने वाले हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल और 25,093 के लेवल्स पर निफ्टी में इस वक्त कामकाज आप देख रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स की पैनल लगातार हमारे साथ बनी हुई है। निमेश ठाकर, स्वाति होतकर, राजेश अग्रवाल और श्रीकांत चौहान हमारे साथ बने हुए हैं, जिनसे बाजार पर लगातार उनके टेक्स, उनके एनालिसिस हम आपको दिलवा रहे हैं। इसी कड़ी में एक स्टॉक है जेबीएम ऑटो। इस स्टॉक को पुल अप करते हैं। आज के सत्र में बढ़िया तेजी है और आज नहीं पिछले कुछ सेशन से जेबीएम ऑटो का स्टॉक प्राइस जो है फोकस रेडार पर है जरूर। पिछले दिनों हमने कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत भी की थी, उनके कारोबार विस्तार प्लान्स भी समझे थे। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून। एक टेक आपसे जानना चाहूंगी। इलेक्ट्रिक का बसेस बनाने वाली कंपनी जेबीएम ऑटो, और पिछले दिनों ऑर्डर विंस के चलते आई थिंक 11,000 इलेक्ट्रिक बस बनाने का एक ऑर्डर मिला था कंपनी को, और इसी के चलते स्टॉक में काफी अच्छा एक्शन। फंडामेंटल्स तो काफी पॉजिटिव हैं। टेक्निकली आपके रेडार पर है ये स्टॉक? बात करते करते करीब 4% की तेजी देख रहा है इस वक्त। श्रीकांत जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सॉरी। तो मानसी जी देखिए, बिल्कुल इसमें भी अच्छी तेजी बनी है और एक स्विंग हाई वीकली मंथली बेसिस पे ये क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। स्विंग हाईएस्ट लेवल्स थे 740-42 के आसपास के, तो उन लेवल्स को ऑलमोस्ट स्टॉक ने क्रॉस कर लिया है। तो यहाँ से जो नेक्स्ट लेवल्स निकल के आएंगे वो रहेंगे 830 से लेकर 850 के। और अगर जैसे कि मुझे लग रहा है कि ये ओवरऑल स्टॉक में अच्छा यानी कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे रिवर्सल बना है, तो ये स्टॉक शायद
1000 के करीब भी जा सकता है इफ देयर इज अ लॉन्ग टर्म व्यू। तो विद अ शॉर्ट टर्म व्यू 830 850 के टारगेट्स के लिए करंट लेवल से भी मुझे लगता है खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा एट 720, 720 का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट्स रखे 830 के। तो चलिए इन स्तरों पर भी एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है। बढ़िया स्टॉक है और पोजीशंस है तो उसे बरकरार रखा जा सकता है। यहाँ से फर्दर कन्विक्शन जो है वो डेवलप होता दिखेगा। राजेश जी, एक टेक आपसे रियल एस्टेट सेक्टर पर जानना चाहेंगे। रियल एस्टेट के लिए आए दिन कुछ न्यूज़ फ्लोज आते रहते हैं जिसके दम पर सेक्टर में भी अपमूव है और वैसे भी कहा जाता है कि ना लॉन्ग टर्म प्ले, भले ही शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल सिनेरियोज नजर आए लेकिन लंबी अवधि के लिए अप साइकिल का ट्रेंड जारी रहेगा। क्या पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट बास्केट से जुड़ी कुछ स्क्रिप्ट्स होनी ही चाहिए आपके हिसाब से, और अगर हाँ तो फिर किस तरह के रियल एस्टेट प्लेयर्स पर नजर रखनी है? देखिए मानसी जी, ये सही है कि रियल्टी एज ए स्पेस बहुत एक्साइटिंग है, लेकिन ये अपनी दिक्कतों से जूझता रहता है, फिर वो चाहे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हो, इन्वेंट्री बिल्टअप के हो, सेल्स स्लो डाउन के हो, ये चीजें लगातार इसमें लगी रहती है। तो रिटेल निवेशकों के लिए थोड़ा सा रिस्की रहता है। लेकिन बावजूद इस सब चीजों के इन दिनों अगर रियलिटी एज ए होल देखेंगे तो बहुत सी कंपनियों ने नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जो हाथों हाथ प्रीमियम प्रोजेक्ट तक हाथों हाथ लिए गए। डेट कई कंपनियों ने लगातार कम किए। इन सब चीजों से बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग हो गई। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कुछ एक चुनिंदा कंपनी जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टी या शोभा डेवलपर्स यहाँ नजर रखनी चाहिए। एक आदित्य बिरला रियल स्टेट है जो कि पहले सेंचुरी टेक्सटाइल्स के नाम से जानी जाती थी। वहाँ अच्छे प्रोजेक्ट्स है, न केवल उसमें बल्कि उनकी एक सब्सिडियरी है बिरला स्टेट्स, उसमें भी अच्छे प्रोजेक्ट है। पहले सिर्फ बॉम्बे में काम करती थी, अब वो दूसरे शहरों में भी नए प्रोजेक्ट्स बना रही है। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि रिटेल निवेशकों के लिए बेहतर ये होगा कि वो एंसिलरी कंपनी जैसे कि हाउसिंग फाइनेंस हो, पेंट हो, वहां ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि रिस्क वनिस्पत कम होगा। अब एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को ही अगर आप ले लो तो 10 से भी कम की पी पे ट्रेड करता है, डिविडेंड अच्छा देता है, एलआईसी के पेरेंटेज होने के कारण से कॉस्ट ऑफ फंड्स कम है, डिसबर्सल्स अच्छे चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आरबीआई की रेट साइकिल चल रही है, वाले दिनों में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अच्छा रिटर्न देगी। जी तो बिल्कुल हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर खास तौर से आपकी नज़र होनी चाहिए। रियल एस्टेट एंड हाउसिंग फाइनेंस को लेकर एक फंडामेंटल नज़रिया हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। लेकिन चलिए अब वक्त हो चला एक ऑप्शन की रणनीति आपको बताने का, हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन में। एंजल वन से राजेश भोसले हमारे साथ ऑप्शन का एक स्ट्रैटेजी, एक रणनीति लेकर। राजेश, गुड आफ्टरनून, बताएं। जी नमस्कार, आफ्टरनून। देखिए हैवेल्स अगर आप देखेंगे तो लास्ट से 200 डीएमए पे बेस बना था, बट आज एक कंटिन्यूएशन फ्लैग पैटर्न दिखाई दे रहा है। मूविंग एवरेजेस में 20 और 200 डीएमए का भी बुलिश क्रॉसओवर है। तो हैवेल्स का 1600 का कॉल बाय करना है, ये अराउंड 31 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 21 के स्टॉप लॉस से बाय करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 51। इसका जो लॉट साइज है 500 का है, तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर ट्रेड सेटअप होगा वो होगा 5000 का, एंड जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होंगे 10,000 के। पर लगातार हमारे एक्सपर्ट्स के कन्विक्शन इस वक्त दिख रहे हैं। निमेश ठाकर ने अपनी राय अपने क्लोजिंग ट्रेड्स में हैवेल्स का जिक्र किया, स्वाति होतकर की तरफ से भी उनके ट्रेडिंग आइडियाज़ में हैवेल्स शामिल रहा, और अब राजेश भोसले भी जो हैं अपने ऑप्शन की रणनीति में हैवेल्स का जिक्र कर रहे हैं। तो कैश मार्केट में साथ ही डेरिवेटिव फ्रंट पर हैवेल्स में कन्विक्शन बिल्कुल है। राजेश, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ऑप्शन का ट्रेड हमें बताने के लिए। ऑप्शन एंड एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी आपके स्क्रीन पर चलेगा। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है, वहीं मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। और इसीलिए अपने एडवाइजर्स से सलाह लें और इसी के बाद एफएनओ में उतरे। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ और स्टॉक्स जहां पर मूव्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं उसका जिक्र करते हैं। और स्टॉक्स के साथ साथ थीम्स भी हैं जो कि अच्छा खासा एक्शन दिखा रही है। थोड़ी देर पहले हम कैपिटल गुड स्पेस पर भी बात कर रहे थे। एलएनटी के स्टॉक प्राइस पर भी नजर होनी चाहिए। बुलेट ट्रेन से जुड़ा कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। स्वाति, एक टेक आपसे जानना चाहूंगी। 2500 से 5000 करोड़ की रेंज में ऑर्डर विन की खबर आई, आज सुबह ही ये खबर आई थी और उसके ठीक साथ साथ स्टॉक में एक मूव आना शुरू हो गया था। एलएनटी के स्टॉक प्राइस पर आपकी राय क्या होगी?
कि मैं व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है, बट लास्ट अगर आप 5-6 महीने का भी डेटा देखोगे तो मानसी ये काफी स्टक हुआ है विद इन द रेंज ऑफ 3400 टू 3700। तो ये कंसोलिडेशन फेज में है। ब्रेकआउट ऑन आइदर साइड विल डिसाइड द क्लियर ट्रेंड ऑफ द पर्टिकुलर काउंटर। बट अगर आपका लंबा नजरिया है तो डेफिनेटली मेरा व्यू पॉजिटिव है इस पे। 3700 के जैसे ही ब्रेकआउट्स हमें देखने मिलेंगे तो काफी अच्छी एक न्यू ट्रेंड अप ट्रेंड रैली हमें कंटिन्यू होते हुए नजर आएगी, जो कि काउंटर को लेके जा सकती है 3900 टू 4000 के लेवल्स पे। तो अभी भी मेरा व्यू पॉजिटिव है। इनिशियल यहाँ से टारगेट 3700 विल बी द फर्स्ट टारगेट। नीचे में सपोर्ट बन चुका है 3500 का, तो वो जब तक बरकरार है तब तक व्यू पॉजिटिव रहेगा एंड अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हो। इमीडिएट टारगेट्स के लिए 3700 एंड बियॉन्ड दैट 3900 लेवल्स कैन बी सी। 1700 तक के लक्ष्य यहाँ से फर्दर नजर आ सकते हैं। ऑर्डर विंस एंड पॉजिटिव न्यूज फ्लोज के चलते तो फोकस रेडार पर है ही। स्टॉक पर ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स भी आते हैं और टेक्निकल टेक भी हमारी एक्सपर्ट की तरफ से आपके लिए। लेकिन ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे मार्केट सेट 3 आपको बताएंगे। BTS STBT ट्रेड्स भी लेंगे 3:15 बजे तक, साथ ही इवेंट्स भी आपके सामने रखेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और इस वक्त अगर आप देखेंगे कुछ तमाम स्टॉक्स एंड कुछ तमाम कैटेगरीज हैं जो कि बाजार को संभालने का काम कर रही है और इस लिस्ट में रियल एस्टेट, PSU बैंक और एनर्जी स्पेस है। एनर्जी स्पेस में पिछले हफ्ते भी अच्छी हमने तेजी देखी थी। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, राजेश जी, राजेश अग्रवाल, श्रीकांत चौहान तो है ही, लेकिन नीलेश जैन भी अब हमारे साथ जुड़े हैं। नीलेश, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। एक तो सबसे पहले आपके क्लोजिंग ट्रेड्स हम समझना चाहेंगे। इस वक्त कौन से स्टॉक्स हैं आपके फोकस रेडार पर, ट्रेडिंग आइडियाज, और साथ साथ जीमेंस का स्टॉक। इनफैक्ट एनर्जी स्पेस में ही अच्छा एक्शन है और इस स्टॉक में भी बढ़िया तेजी के साथ कामकाज आज के सत्र में भी हम देख रहे हैं और लास्ट फ्यू सेशंस में भी अच्छा खासा एक्शन रहा है। वेरी गुड आफ्टरनून मानसी। बिल्कुल, देखिए सीमेंट सबसे पहले इस स्टॉक की बात करेंगे तो यहाँ पर एक डिस्क्लेमर ये है कि हमने हमारे क्लाइंट को ऑलरेडी खरीदारी की सलाह दी है और ऊपरी स्तरों पर 3350 से 3400 का टारगेट हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, एक काफी अच्छे फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। 3200 का यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रहा है, तो स्टॉप लॉस 3200 पर है, बट आइडियली फ्रेश खरीदारी के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, यहाँ पर बेहतर होगा 3380 3370 के जोन में आता है तो ही से लॉन्ग करें। बट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 3400 के ऊपर बहुत जल्द यहाँ पर मूव करता हुआ नजर आएगा ये स्टॉक। यहाँ पर जो हमारी ओर से खरीदारी के लिए 2 स्टॉक हम फिलहाल रेकमेंड कर रहे हैं। सबसे पहले इंडियन होटल, ये पर्टिकुलर काउंटर में काफी अच्छा मूव आज देखने को मिल रहा है। लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पर हो रहे हैं, 2% का हुआ इजाफा हुआ है, काफी अच्छा स्ट्रक्चर स्पेन आउट हो रहा है। ऊपरी स्तरों पर 810 के टारगेट के लिए इंडियन होटल को लॉन्ग करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 778 का। वहीं जो दूसरा स्टॉक खरीदारी का रडार पर आया है वो है नाइका। देखिए नाइका का स्ट्रक्चर अगर आप देखिए तो लगातार एक सीरीज ऑफ हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है और यहाँ पर पिछले 2-3 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज एक फ्रेश लेग ऑफ अपमूव हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो मोमेंटम है वो यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। ऊपरी स्तर पर 252 के टारगेट को ध्यान में रखते हुए नाइका को करंट लेवल पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 238 का। तो चलिए, ये स्टॉक ट्रेडिंग आइडियाज हैं जो कि फोकस रेडार पर है। इसके अलावा भी स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन और नीलेश की स्ट्रैटेजी जो है वो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स जो कि मिड कैप स्मॉल कैप बकेट में अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं, उन स्टॉक्स पर भी नजर होनी चाहिए क्योंकि आज बेंचमार्क्स के मुकाबले ब्रॉडर मार्केट्स में एक्शन जो है वो ज़्यादा बेहतर नजर आ रहा है। ITI लिमिटेड के स्टॉक को एक बार पुलअप करना चाहिए। अच्छी तेजी के साथ कामकाज जहां पर देखने को मिला है। श्रीकांत, एक टेक आपसे जानना चाहूंगी। आज सुबह से ही स्टॉक में मूव है, पॉजिटिविटी है और ये पॉजिटिविटी बरकरार है। करीब 5% की गेंस इस वक्त भी ITI लिमिटेड में नजर आ रहे हैं 325 के स्तरों पर। क्या ये आपके फोकस रेडार पर है? नहीं, बिल्कुल। ITI में भी तेजी का एक अच्छा ट्रेंड सेट हुआ है। ये स्टॉक जो था वो 375 से लेकर 310 290 तक के लेवल्स तक अच्छे करेक्शन में आया था। उसके बाद वापस से इसमें रैली बनी है और अगर इसके लॉन्ग टर्म फॉर्मेशन को देखें तो शायद इसमें एक कप विथ हैंडल जैसा फॉर्मेशन भी बन रहा है। तो ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म का अगर नजरिया हो, कम से कम 3 महीने का अगर नजरिया हो, तो मुझे लगता है करंट लेवल से 325 में भी इसे खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस अगर रखना है विद अ शॉर्ट टर्म व्यू तो स्टॉप लॉस रखिए एट 314, 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। इमीडिएट बेसिस पे हमें लगता है स्टॉक 340 345 तक के लेवल्स दिखा सकता है, बट ओवर द पीरियड हमें लगता है कि इसमें बहुत ही अच्छी तेजी देखने मिलेगी। ओके, तो चलिए, तेजी है और आगे भी तेजी जारी रहने के पूरे आसार नजर आते हैं।
अगेन एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार हमारे दोनों फंडामेंटल और टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो हैं उनसे बातचीत हम जारी रखेंगे। आप बने रखें। स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल में। और अब चलते हैं हमारे खास सेगमेंट में मार्केट्स एट 3, जहां हम बताएंगे किन शेयरों पे जो एक्शन है। आनंद बताएं क्या है। तो आनंद जरा बताएं क्या है मार्केट्स एट 3, कौन से स्टॉक्स है आपके रडार में। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून शरद। 3 बजे तक के बाजार की तरफ देखें, आज मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है, लेकिन जो सेक्टर सबसे अच्छा कारोबार करता नज़र आ रहा है वो है रियल्टी का। रियल्टी शेयरों में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। प्रेस्टीज स्टेट देखिए 3% ऊपर कारोबार करता नज़र आ रहा है, वहीं ओबेरा रियल्टी करीब 2.5% ऊपर है। डीएलएफ में भी 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। कहाँ ज़्यादा वॉल्यूम है इसकी बात करें तो अनंत राज का शेयर देखिए, ये भी रियल्टी सेक्टर से है। 13% की शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है और औसत से करीब 30 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। आईटीआई की बात करें तो 5% ऊपर कारोबार करता नज़र आ रहा है शेयर, और 10 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। रेलटेल की बात करें तो 6% की शानदार तेज़ी है। 203 करोड़ के आसपास के लिए प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है और औसत से 3 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। खबरों की बात करें तो टीसीएस पर खबर है, वेयर हाउस ग्रुप ने आईटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कंपनी को चुना है। आपको बता दें कि ये जो वेयर हाउस ग्रुप है वो न्यूजीलैंड की कंपनी है। हालांकि आज आईटी सेक्टर में दबाव देखने को मिल रहा है तो शेयर में हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। विक्रम सोलर की बात करें तो कंपनी को 273 करोड़ का ऑर्डर मिला है और कंपनी एबी एनर्जिया को 200 मेगावाट सोलर मॉड्यूल जो है वो सप्लाई करेगी। हरे निशान में आज कारोबार करती नजर आ रही है। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करेंगे। बीएससी पर नुआमा की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, बुलिश ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य जो है उसे रखा है 2,820 रुपए का। बीएससी के शेयर में लगातार आज दूसरे दिन तेजी देखने को मिल रही है। तो 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सभी शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, धन्यवाद आनंद। आप यहाँ पे देख रहे हैं अच्छी एक्शन देखने मिल रही है इन सारे काउंटर्स पे। लेकिन एक सेगमेंट है टेलीकॉम सेगमेंट का, और राजेश जी आपसे ही शुरुआत करते हैं। आप वोडाफोन आइडिया देखिए अच्छी अपमूव आ रही है। ऑफ कोर्स रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं कि 19th को जो है इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं गवर्नमेंट को लेके। स्टॉक लगभग 7% ऊपर है। इंडस स्टार्स में उतना कुछ खास अपमूव आया नहीं है, बट इनका भी बेनिफिट आएगा अगर वोडाफोन आइडिया के रेजोल्यूशन में जो है एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो देखने मिलेगा। और भारती एयरटेल फ्लैटिश है टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। भारत की अगर हम बात करें तो टेलीकॉम सेगमेंट जो है अब वैल्यू के तरफ जा रहा है, वॉल्यूम की तरफ नहीं। प्राइस हाइक्स देख रहे हैं, आरपू की भी इंक्रीज आ रही है। पूरे टेलीकॉम स्पेस में कौन से स्टॉक्स अट्रैक्टिव लगते हैं सर? और राजेश जी अगर कोई एक फेवरेट पिक करना होता तो वो क्या रहता, कहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रहता लंबे समय के लिए? देखिए, जैसा आपने कहा कि वोडा पे आज मूवमेंट चल रही है, तो ये मेरे ख्याल से एक ट्रेडिंग स्टॉक बन गया है जहां लगातार कुछ ना कुछ न्यूज़ चलती रहती है। वीकेंड पे कुछ न्यूज़ चल रही थी कि कोई बड़ा इन्वेस्टर आ सकता है या गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, बट लगातार गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे बयान आए हैं कि वो और कोई जीआर पे या स्टेक बढ़ाने पे कोई रियायत देने वाली नहीं है। तो देखते हैं आगे किस तरीके से न्यूज़ फ्लो होता है। अदरवाइज अब देखो तो कंपनी लगातार नुकसान किए हैं, आरपीयू दूसरे से कम है, तो मैं नहीं समझता फंडामेंटली इसमें इस वक्त लॉन्ग टर्म की कोई भी कॉल ली जा सकती है। इन्वेस्टमेंट की अगर कॉल लेनी हो तो 2 ही प्लेयर बचते हैं, फिर भारती और जियो। अब जियो क्योंकि देखो तो आप लिस्टेड नहीं है तो उसके आपको इनडायरेक्टली रिलायंस लेना पड़ेगा, और रिलायंस में भी अगर आप जियो की बात करेंगे तो लगातार अब ऐसा लग रहा है कि सब्सक्राइबर वॉल्यूम्स के दरकिनार करके वो वैल्यू पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जहाँ की आरपीयूज वगैरह बढ़ाए जाएं। हमने देखा पिछले दिनों उन्होंने कुछ छोटे पैक्स बंद किए, आरपीयूज वहां बढ़ते हुए नजर आएंगे। आज की डेट में भी अगर आप देखेंगे तो अच्छे आरपीयूज बढ़े हैं पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में, और एबिटा ग्रोथ में भी अच्छी बढ़त आई है। जिस तरीके की पहुंच वो बना रहे हैं, जिस तरह का सब्सक्राइबर बेस है, मैं समझता हूँ वहां पे ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा अगर आप देखें तो एयरटेल एक दूसरा प्लेयर बचता है, वो भी बहुत शानदार, न केवल डोमेस्टिक में बल्कि उनके अफ्रीकन कारोबार में भी अच्छी बढ़त देखी गई है, लेकिन वहाँ वैल्यूएशन थोड़े से स्ट्रेच्ड हो गए हैं, तो वहाँ कोई गिरावट है तो वहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। अदरवाइज इस वक्त अगर किसी को लंबी अवधि का नजरिया लेना हो तो मैं समझता हूँ रिलायंस बहुत उपयुक्त है।
लंबी अवधि के लिए तो उपयुक्त है ही कई कारणों से, चाहे वो रिटेल हो, चाहे न्यू एनर्जी का बिजनेस हो, चाहे टेलीकॉम हो। बस शॉर्ट टर्म की जो ट्रेडिंग के नजरिया भी रखते हैं, मैं समझता हूँ कि अगर 1402-3 के ऊपर अगर ये किसी हालत में चल जाता है और वहाँ टिक जाता है, तो वहाँ एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, जहाँ से ये शॉर्ट टर्म में भी अच्छे पैसे दे सकते हैं। टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही बेट रिलायंस का रहेगा। और उन दर्शकों को बता देता हूं कि जियो की जो लिस्टिंग है मैनेजमेंट ने कही फर्स्ट हाफ यानी कि अगले साल के जनवरी से लेके आप कह सकते हैं जून तक लिस्टिंग हो सकती है। और हाल ही में सेबी ने मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स में जो है ईज़ किया है रूल्स को, बड़े बड़े इश्यूज़ को लेके। तो इसके कारण जो ऑफकोर्स रिलायंस जियो को पॉजिटिव रहेगा। ऑफकोर्स स्टॉक प्राइस में उतना नहीं दिखेगा अभी क्योंकि वैल्यू नहीं आई है, लेकिन जब वो दिखेगा तब आपको पता चलेगा। होल्डिंग कंपनी का भी डिस्काउंट का भी एंगल रहेगा, पर उस पर डिटेल बात करेंगे हम। टेलीकॉम की तो 360 डिग्री कवरेज हम आपने बता दी, राजेश सर ने पूरी तरह एक एक करके बता दिया कहाँ पे ट्रेड करे, कहाँ पे इन्वेस्ट करे। लेकिन डिफेंस स्पेस यहाँ पे भी अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। आज डिफेंस सेक्टर फोकस में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025 को मंजूरी दे दी है। डिटेल्स के साथ कनिष्का जुड़ी है, बताएं कनिष्का। डिफेंस स्टॉक्स आज स्पॉटलाइट में है क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने नई डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025 को अप्रूवल दे दिया है। ये मैनुअल आर्म्ड फोर्सेस के लिए प्रोक्योरमेंट को सिंप्लीफाई करेगा। प्राइवेट प्लेयर्स, एमएसएमई, स्टार्टअप्स और डीपीएसयूज इन सबको पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज किया जा रहा है और दिए जा रहे हैं कई इंसेंटिव्स। एक बड़ा हाईलाइट है सप्लायर्स के लिए। अब डेवलपमेंट फेज में लिक्विडेटेड डैमेजेस यानी पेनल्टी चार्जेस नहीं लगेंगे। मतलब अगर R&D के दौरान प्रोजेक्ट डिले भी होता है तो कंपनीज पर फाइन नहीं लगेगा। प्रोटोटाइप स्टेज के बाद भी पेनल्टीज काफी कम होंगी, सिर्फ 0.1% नॉर्मली, मैक्सिमम 5% और एक्सट्रीम डिले पर 10% तक। इसके अलावा सप्लायर्स को मिलेगी गारंटीड ऑर्डर्स की फैसिलिटी 5 साल तक के लिए। एक्सटेंशंस भी एक्सपेक्टेड है और डायरेक्ट टेक्निकल सपोर्ट आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से। मैनुअल फील्ड लेवल अथॉरिटीज को एम्पावर करता है ये DPM 2025 ताकि डिसीजंस फास्ट हो सके, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट स्ट्रीमलाइन हो और एक्स्ट्रा अप्रूवल्स हटाकर कंपटीशन को बूस्ट मिले। अगर लिस्टेड स्पेस की हम बात करें तो इसमें बेनिफिशियरीज हो सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में जैसे कि L&T और भारत फोर्ज, इनोवेशन साइड पर डेटा पैटर्न, सोलर इंडस्ट्रीज और एमटा टेक, और PSUs में HAL, BEL, BDL और मैज़गार्ड जैसे प्लेयर्स, इन सबको फायदा मिल सकता है। तो कुल मिलाकर DPM 2025 एक बड़ा कदम है सेल्फ रिलायंस की तरफ और पूरे डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए नए अपॉर्चुनिटीज होल्ड करता है। एब्सोल्युटली नई अपॉर्चुनिटीज़ है और मौजूदा सरकार जो है लगातार फोकस कर रही है डिफेंस, शिप बिल्डिंग स्पेस के स्वदेशीकरण, इंडिजिनाइजेशन को लेकर, और इसी तर्ज पर हम देख भी रहे हैं कि इस पूरे सेक्टर में काफ़ी बढ़िया विकास होता नज़र आ रहा है। नीलेश, एक टेक्निकल नज़रिया आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी महंगे वैल्यूएशन हो चुके हैं। पिछले 6 महीने में डिफेंस शिप बिल्डिंग स्पेस की चाल काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स भी दिया, उसके बाद एक वक्त आया जबकि गिरावट हावी होती दिखी और ऑफ कोर्स वो डाउनसाइड भी दिखना ही था, लेकिन उसके बाद अगेन हम देख रहे हैं ब्रोकरेजेस के रेडार पर ये स्पेस आ चुका है। नए सारे डेवलपमेंट्स एंड न्यूज़ फ्लोज भी हैं। क्या टेक्निकली डिफेंस शिप बिल्डिंग में से कोई पर्टिकुलर स्टॉक आपके फोकस रेडार पर है? बिल्कुल मानसी, देखिए नो डाउट यहाँ पर ऑलरेडी हम एक काफी अच्छा खासा मोमेंटम पिछले कुछ महीनों पहले देख चुके थे। बट अगर आप मई महीने से अब तक का देखें तो एक टाइम वाइज करेक्शन, प्राइस वाइज करेक्शन दोनों ही हमें देखने को मिला है अक्रॉस ऑल डिफेंस स्टॉक्स। अगर आप HAL इस पर्टिकुलर स्टॉक की भी बात करें तो 5200 के आसपास के हाई बनाने के बाद काउंटर लगभग 4300 के आसपास का करेक्शन दिखा चुका था। तो इसी प्रकार का करेक्शन अक्रॉस ऑल डिफेंस स्टॉक्स हमें देखने को मिला। तो अब यहाँ से जो नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव हमें पिछले 2-3 दिनों में देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये जो पॉजिटिव मोमेंटम है थोड़ा कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। तो कुछ चुनिंदा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहे हैं, HAL उनमें से एक है। 5000 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मजगांव डॉक एक दूसरी पिवट बेट हो सकती है, यहाँ पर 3000 के पार निकलने के बाद 3100 से 3200 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। 2800 के आसपास का सपोर्ट है। एंड सिमिलरली BDL, भारत डायनेमिक लिमिटेड, ये पर्टिकुलर स्टॉक भी काफी अच्छा रिबाउंड दिखा रहा है, काफी अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ पर पिकअप हुए हैं। तो BDL पर भी नजर रख के चलने की सलाह होगी। 1650 से 1700 तक का पुल बैक यहाँ पर भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 1565 का स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना होगा। ऑलराइट, तो चलिए ये रहा एक डिफेंस के पूरे स्पेस पर, और कई सारे पॉकेट स्क्रिप्ट्स हैं
जो कि काफ़ी अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। यहाँ से भी एंट्री अपॉर्चुनिटी आपके लिए डेवलप होती नजर आ रही है। चलिए कुछ और स्टॉक्स का जिक्र करते हैं जहाँ पर अच्छी मजबूती है। आज रेलवे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन है। छोटे मेजॉरिटी स्टॉक्स की कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ हद तक रेलवे स्टॉक्स नजर आ जाएंगे। इसमें शिप बिल्डिंग स्पेस भी है, रियल एस्टेट कंपनियां भी हैं। स्टॉक्स लाइक SBI कार्ड टॉपिंग द चार्ट, ये कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा मजबूती मिड कैप स्पेस में SBI कार्ड्स में इस वक्त नजर आ रही है। श्रीकांत जी, आपकी तरफ से कोई टेक्निकल नजर या 5.25% की तेजी SBI कार्ड्स में आज के सत्र में हम देख रहे हैं 900 के स्तर पर इस वक्त दिन के उच्चतम स्तर पर ये ट्रेड करता हुआ। बिल्कुल, तो देखिए वैसे SBI कार्ड्स काफी वोलेटाइल स्टॉक रहा है और ये 1000 के करीब जाता है, हमेशा करेक्शन होता है, 800 रुपए के करीब आता है, अच्छी खासी बाइंग आती है। तो एक जोन के अंदर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और मुझे लग रहा है कि अभी ये इक्विलिब्रियम लेवल्स पे है। करंट लेवल से काफी चल चुका है, 850 के करीब था, वहां से लगातार चलते हुए 900 के करीब आया है। मुझे लगता है कि यहाँ पे 910 915 तक की गुंजाइश नजर आती है, वहां पे कुछ मुनाफा वसूल करें। और अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है तो तकरीबन 880 से लेकर 875 के रेंज में इसे खरीदा जा सकता है। तो करंट लेवल से फ्रेश खरीदारी करना मुझे लगता है कि वो एडवाइजेबल नहीं है। नई खरीदारी तो एडवाइजेबल नहीं है। गिरावट में खरीदारी के फिर भी मौके ढूंढे जा सकते हैं और टारगेट स्टॉप लॉसेस जो श्रीकांत बता रहे हैं उस पर गौर जरूर कीजिएगा। लेकिन चलिए यहाँ पर फिर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस बार BTST STBT ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट से जानेंगे। स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल पे। बाजार में कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ रहा है, हालांकि 25,050 लेवल्स के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 25,100 लेवल्स को टच ज़रूर किया था, बट अभी देखें तो थोड़ी सी गिरावट जो है देखने मिल रही है, बट नेट एक छोटे से ही रेंज में फंसा है। निफ्टी बैंक की भी बात कर ले तो निफ्टी बैंक में जो है पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो बना हुआ है, स्ट्रेंथ भी आ रही है, हरे निशान में है, पर 54,900 लेवल्स के नीचे ही ट्रेड हो रहा है। अब इंटरेस्टिंग रहेगा अगर 55,000 के ऊपर निफ्टी बैंक सस्टेन करता है क्लोजिंग पे, तो ऑफकोर्स पॉजिटिव मोमेंटम जो है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भी आपको देखने मिल सकता है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आ रहा है जिसको एक बार ब्रेकिंग चलाते हैं, और भारत और यूरोपियन यूनियन की जो FTA है उसको लेके न्यूज़ फ्लो आ रहा है। डायरेक्टर साहब एक बार उस न्यूज़ फ्लो को एक बार फ्लैश करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार हम दर्शकों को बता देते हैं कि इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि डेवलपमेंट से जो है बाकी सारे सेक्टर्स का एक पॉजिटिव अपमूव आ सकता है। 14वें दौर पे जो है बातचीत 6 से 10 अक्टूबर को होने वाली है, और याद रखिए अल्कोहल रिलेटेड स्टॉक्स होगा या टेक्सटाइल होगा या बासमती राइस वाले स्टॉक्स होंगे, एक्सपोर्ट प्लेयर्स, इनको जो है बेनिफिट ज़्यादा मिल सकता है। ऑटो एंसिलरी कंपनीज़ को, ये जो 4-5 सेक्टर्स है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन यूनियन में, तो उस पर भी नज़र रखें और किस तरह डेवलपमेंट्स आता है। और ऑलरेडी हमने UK के साथ FTA कर लिया है, तो धीरे धीरे करके सारे लैटाम कंट्रीज़ के साथ भी FTA किया है। तो आप देख रहे हैं कि भारत की डिप्लोमेटिक पॉलिसी जो है बहुत अच्छी स्ट्रेंथ पे चल रही है, और होपफुली US के साथ जो हमारा ट्रेड डील है वो भी जो है हमारे बेनिफिट में आ जाए, और ऑलरेडी नरमी स्टार्ट हो गई है US की स्टांस से, तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर ज़रूर रहेगा। राजेश जी, आपसे एक छोटी सी टेक लेना चाहूँगा, फंडामेंटल टेक, कि आप देखिए एक्सपोर्ट थीम वाले स्टॉक्स थोड़े से डिप्रेस थे, लेकिन एक यूरोपियन यूनियन FTA और US के अलावा भी लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, तो आप कौन सा सेक्टर आपको लगता है कि ज़्यादा इसमें बेनिफिट आएगा? जल्दी से बताएं राजेश सर। भारत, यूरोपियन यूनियन का FTA। हाँ, ये बोलना मुश्किल है कि कहाँ पे क्या आएगा क्योंकि बहुत स्पेकुलेटिव होगा, लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरह टेक्सटाइल स्टॉक्स की पिटाई हुई है और वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, वहां पे ध्यान देना चाहिए, जिसमें वर्धमान या वेल्सपन ऐसे कुछ एक स्टॉक हो गए जहाँ ध्यान देना चाहिए। साहब एक बार टेक्सटाइल स्टॉक्स को स्क्रीन पे लेके आए, वर्धमान, वेल्सपन, देखें कि गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, इन स्टॉक्स को एक बार फायर करें, देखें यहाँ पे क्या मूव आ रहा है। आप उतना ज़्यादा तो मूव नहीं देखने मिल रहा, लेकिन अगर कुछ मूव्स आता है, अगर हम कैप्चर करते तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन चलिए BTST STBT ट्रेड्स की तरफ चलते हैं। श्रीकांत, आपके कोई BTST ट्रेड्स रहेंगे आज? बिल्कुल, तो देखिए मुझे लगता है कि थोड़ी सी एक्टिविटी एनर्जी गैस से रिलेटेड स्टॉक्स में बन रही है, और स्पेसिफिकली अगर उस तेजी को देखें तो गेल गैस अथॉरिटी में हमें लगता है कि तेजी बन सकती है। 179 180 के करीब ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। आज के लोएस्ट लेवल्स जो थे 177 177.5, उन लेवल से उसमें एक रिकवरी बनी है, तो मैं 177 के स्टॉप लॉस के साथ गेल खरीदने की यहाँ पे राय रखूंगा, और टारगेट्स यहाँ पे रखेंगे एट 185 एंड एट 188। तो 188 मैक्सिमम लेवल्स हम देख सकते हैं गेल में। करंट लेवल से गेल को खरीदना चाहिए। ये बिल्कुल करंट लेवल से गेल की जो है
खरीदारी होनी चाहिए। थोड़े दिन पहले ब्रोकिंग हाउस के अपग्रेड्स भी देखने मिल रहे थे और इंटरेस्टिंगली जो है कुछ इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शंस भी डेवलप हो सकते हैं 2-3 हफ्ते में। तो इन स्टॉक पे जो है नज़र ज़रूर रखें। जनरली ऑयल गैस सेगमेंट पे जो होते हैं कि इनकी वॉलिटिलिटी बहुत रहती है, लेकिन जहाँ से हमारी बातचीत हो रही है एनालिस्ट से तो पता चल रहा है एक बहुत बड़ा फंडामेंटल ट्रिगर आगे जाते हुए देखने मिल सकता है, तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी गेल पे। तो पोजिशनली जो है स्टॉक को ज़रूर देखें। नीलेश, आपकी क्या रहेगी BTST STBT ट्रेड अगर है तो? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है PSU बैंकिंग स्पेस में से कैनरा बैंक। काफी अच्छी क्लोज यहाँ पर देखने को मिल रही है। कल पिछले 2-3 दिनों की तेजी के बाद कल के सेशन में एक पॉज देखने को मिला था, बट आज फिर से मोमेंटम रिगेन होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ऊपरी स्तर पर 114-115 की अपसाइड देखने को मिल सकती है। 110 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखना होगा एंड 115 के टारगेट के लिए कैन बैंक को लॉन्ग करके चल सकते हैं। तो बिल्कुल, तो कैनरा बैंक पे जो है नज़र रखिए। और एक और ट्रिगर है कैनरा बैंक का, वो है कैनरा रोबेको AMC। इनकी जो है लिस्टिंग होगी तो इनको भी जो है वैल्यू अनलॉकिंग मिलेगा। तो न्यूज़ फ्लोज ऑलरेडी आ गई, अप्रूवल्स भी देखने मिल रहे हैं। तो ये भी एंगल है कैनरा बैंक का। एंड ऑफ कोर्स PSU बैंक्स में जो तेज़ी आ रही है फंडामेंटली, जिस तरह प्राइवेट कैपेक्स पिकअप हो रहा है और डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, और जो हमने ये बात हम मानसी ने पहले ही डिस्कस कर लिया था। लेकिन अब चलते हैं कल की क्या जो है अहम ट्रिगर्स है जिसे हमें नज़र रखना होगा। स्नेही हमें सब बताने वाली कि क्या कल के क्यूज टू वॉच रहेंगे, किस चीज़ पे हमें फोकस रहना चाहिए कल के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। आइए बात करते हैं कि कल बाजार की नज़र कहाँ रहेगी और कौन से क्यूज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए ट्रैक करने के लिए। बैक होम बात करते हैं। इंडिया में मंगलवार है, तो इसका मतलब हमारे मार्केट में वीकली निफ्टी एक्सपायरी है, तो इस पर नज़र रखिएगा। शायद कुछ वॉलेटिलिटी दिखाई दे हमें मार्केट में। ग्लोबली बात करते हैं, US से रिटेल सेल्स के नंबर देखने की उम्मीद है और इस बार रिटेल सेल्स में टैरिफ इम्पैक्ट भी रिफ्लेक्ट होगा, तो इस पर बहुत कड़ी नज़र बनाए रखेगा। उसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी नंबर आएगा US से, तो यहाँ पर भी नज़र बनाए रखेगा। और जो 2 दिन की उनकी फेड मीटिंग, जो FOMC मीटिंग होती है, वो शुरू हो जाएगी। UK से जॉबलेस क्लेम्स और अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आएगा और यूरोजोन से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ZEW सर्वे एक्सपेक्टेशन, क्योंकि जर्मनी और यूरोजोन की इकोनॉमी का सर्वे होता है, वो भी आ जाएगा, तो इन पर नज़र रखिएगा। वापस एक्शन बैक होम के बारे में बात करते हैं। भारतीय मार्केट में गॉडफ्री फिलिप्स पर नज़र रहेगी। वो स्टॉक का ट्रेड करेगा एक्स बोनस 2:1 के रेशियो में, तो इस पर नज़र रखिएगा। बामल लॉरी, डिक्सन टेक, जे कुमार इंफ्रा, कर्नाटका बैंक और स्किपर, ये सारे स्टॉक एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे। और कल आखिरी दिन होगा। गरवारे हाईटेक फिल्म्स, KRBL, राइट, शिल्पा मेडिकेयर, इन सारे स्टॉक्स को खरीदने के लिए अगर आप उनके डिविडेंड के रिकॉर्ड डेट के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं। AGMs के दम पर ईस्टेक, हेवी इंजीनियरिंग, सेल, आवास फाइनेंसियर्स, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, BLS इंटरनेशनल, स्पंदना स्फूर्ति, दिलीप बिल्डकॉन, IFL कैपिटल और बाकी कई स्टॉक्स पर नज़र रखेगा, क्योंकि ये सारी कंपनीज कल अपना AGM भी रखेगी। प्राइमरी मार्केट के बारे में बात करें तो IPO वॉच में एक IPO खुलने वाला है। यूरो प्रतीक सेल्स IPO है, जो कल सब्सक्रिप्शन के लिए खुल जाएगा। और अन्य इवेंट्स के बारे में बात करें तो US के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो UK पर की सैर पर निकलेंगे। 3 दिन की सैर है, सितंबर 16 से 18 तक, जहां पर वो किंग चार्ल्स से भी भेंट करेंगे। तो इन सारे क्यूज पर कड़ी नज़र बनाए रखेगा। बिल्कुल स्नेही, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे ट्रिगर्स, इवेंट्स, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस हमें बताने के लिए। ढेर सारे इवेंट्स हैं और ये पूरा हफ्ता इवेंट पैक्ड रहने वाला है, इसीलिए बुलेटिन की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि इन इवेंट्स और ट्रिगर्स पर खास तौर से नज़र रखेगा। देखिए, इसमें ग्लोबल फ्रंट से जुड़े इवेंट्स भी हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट डिसीजंस हम सेंट्रल बैंक्स के देखने वाले हैं। डोमेस्टिक फ्रंट पर भी हम देख रहे हैं एक्सपायरी है और गुरुवार के सेशन में भी एक्सपायरी, और इनके बीच में हम देख रहे हैं मार्केट में वॉलेटाइल मूव्स हैं। और स्टॉक स्पेसिफिक भी ट्रिगर्स जो स्नेही हमें बता रही थी, स्टॉक वाइज बैठकों का दौर, बोनस इश्यूज की बातचीत, ये सारे के सारे इवेंट्स हैं जो कि स्टॉक को एक मूव दे जा रहे हैं। इसी कड़ी में गॉडफ्रे फिलिप्स पर एक नज़र होनी चाहिए, बिकॉज ये भी एक इवेंट बैक्ड रिएक्शन दिखा रहा है। और एक राय श्रीकांत आपसे जानना चाहूँगी, 2:1 का बोनस और इस बोनस के लिए एलिजिबल होने में खरीदारी करने के लिए आज आखिरी दिन है और स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न्स दिखाए हैं। गॉडफ्रे फिलिप्स पिछले 15 दिनों में भी काफ़ी अच्छा एक्शन, आज आई थिंक 11,000 तक के लेवल्स भी देख चुका है, लेकिन इस इवेंट से ठीक पहले आज के सत्र में 10,230 के लेवल्स दिखा रहा है। अब जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है, क्या उन्हें बोनस का इंतज़ार करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए? बिल्कुल इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये स्टॉक फंडामेंटली भी काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और टेक्निकली भी अगर आप देखें तो अपने लाइफ टाइम के
हाई के करीब ट्रेड कर रहा है, वहां उन्हीं लेवल्स के करीब कंसोलिडेट कर रहा है। तो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस तो बहुत ही ज्यादा है स्टॉक में, और रिसेंटली ये स्टॉक 11,200 के करीब था। आपने सही कहा, अभी करेक्शन में 10,200 के करीब आ चुका है। तो इनफैक्ट अगर फ्रेश खरीदारी भी अगर करनी हो विद अ व्यू की बोनस के हकदार बन सकते हैं आप, तो करंट लेवल से भी खरीदा जा सकता है। और जिनके पास पोजीशंस है उन्हें हमारी राय यही रहेगी कि इसमें बने रहे। हमें लगता है कि इवेंचुअली ये जो स्टॉक है वो आने वाले दिनों में कुछ 12,500 से लेकर 13,000 के लेवल्स दिखा सकता है, यानी बोनस एडजस्टमेंट के साथ हमें देखना पड़ेगा। लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि आज से 10 से 15% की तेजी ये स्टॉक में देखने मिल सकती है। चलिए, बिल्कुल परसेंटेज वाइज देखना होगा। 10 to 15% तक की तेजी एंटिसिपेटेड है। अगर पोजीशन है उसे बरकरार रखने की राय हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। चलिए, बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स भी हमारे एक्सपर्ट से समझ लेते हैं। नीलेश, कोई बीटीएसटी या एसटीबीटी ट्रेड इस वक्त लेकर जाना चाहेंगे? देखिए मानसी, यहाँ पर हमने ऑलरेडी कैनरा बैंक पर खरीदारी की सलाह दी है। इसके अलावा एक स्टॉक और जो मेरे रडार पर आया है वो है चेले हॉस्पिटल, माफ कीजिएगा चेले होटल। तो शैलेट के अंदर अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो 1050 के ऊपर ये काउंटर एक ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। क्लोजिंग काफी अच्छी है इस पर्टिकुलर काउंटर की, और जिस हिसाब से ओवरऑल होटल स्पेस एक काफी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, तो इस पर्टिकुलर काउंटर पर भी नजर रख के चलने की सलाह होगी। 1080 1100 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 1025 का स्टॉप लॉस रखना होगा, और चैलेट होटल इस पर्टिकुलर काउंटर में खरीदारी करने की सलाह होगी। तो चलिए, ये एक राय इस वक्त हमें मिलती हुई। कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि अपॉर्चुनिटी डेवलप इस वक्त होती हुई जहां नजर आ रही है। लेकिन राजेश जी, एक स्पेस है सीमेंट सेक्टर पर, आपसे एक टेक जानना चाहूंगी। एक तो जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन का एक इम्पैक्ट आता दिखेगा इस स्पेस पर, और हमने देखा है कि मॉनसून और सीजनलिटी फैक्टर के दौरान सीमेंट सेक्टर की चाल धीमी पड़ती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ खास नज़र नहीं आया। और सीमेंट सेक्टर ने भी हमने देखा कि ड्यूरिंग वेरियस सेशंस मजबूती की चाल देखी। अब लार्जर सीमेंट प्लेस हो चाहे छोटी मझौली सीमेंट कंपनियां हो, कैसे देखते हैं आप इस पर, और फंडामेंटल टेक कंसिडरिंग द चैनल चेक्स जो कि आपने पढ़े होंगे? देखिए, बहुत स्ट्रांग व्यू है क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का फोकस बना हुआ है सरकार का, या रियलिटी जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें जिस तरह की मूवमेंट बनी हुई है, उन सब चीजों का सीधा फायदा सीमेंट कंपनियों को मिलता है। और इसमें अगर और उसके ऊपर से अगर आप देखेंगे तो कुकिंग कोल वगैरह के प्राइसेस भी कम हो गए, जिस कारण से मार्जिन में भी सुधार नजर आएगा। और इसमें कोई स्टॉक चुनना हो तो मैं समझता हूँ अल्ट्राटेक, जो कि कैपेसिटी वाइज सबसे बड़ी कंपनी है, और जिस तरह के नंबर्स वगैरह पिछले 2-3 क्वार्टर से आए हैं, मुझे लगता है कि वहां पे ध्यान देना चाहिए। और किसी को अगर अल्ट्राटेक बहुत महंगा लगता हो तो मैं समझता हूँ ग्रासिम में जा सकता है, क्योंकि ग्रासिम अल्टीमेटली अल्ट्राटेक की होल्डिंग कंपनी है, और उसके अलावा उसके अलग बिजनेस भी है। मिड कैप की बात की जाए तो बिरला कॉर्प पे ध्यान देना चाहिए, जहां नंबर्स बहुत अच्छे आए और एक्सपेंशन भी पूरा हो गया, और आने वाले दिनों में प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ एक स्टॉक है जो इस स्पेस में नजर रखे जा सकते। ये बिल्कुल, तो सीमेंट स्पेस पे जो है हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। श्रीकांत, एक बार बाइकॉन पे आपकी जो है व्यू लेना चाहता हूँ। बेयरिश इनगल्फिंग आ रहा है, ईएमएस के भी थोड़ा नीचे आया है। बाइकॉन पे क्या शॉर्ट्स इनिशिएट कर सकते हैं क्या? अभी स्टॉक लगभग 2% डाउन है, कुछ खास मूवमेंट नहीं हुआ है, बहुत एक छोटे से रेंज में फंसा हुआ है, मंथली बेसिस पे भी, 3 मंथ बेसिस पे भी। तो यहाँ से लगता है कि थोड़ी वीकनेस आ रही है चार्ट्स में। नहीं, बिल्कुल, अगर वेरी शॉर्ट टर्म व्यू के साथ अगर काम करना हो तो बिल्कुल इन लेवल से इसमें शॉर्ट की पोजीशन बनाई जा सकती है। 20 दिन के एवरेज के नीचे की क्लोजिंग आ रही है। पिछले 3 या 4 दिनों के अगर ट्रेडिंग पैटर्न की अगर बात करें तो इसमें हायर लेवल्स पे अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग या तो लिक्विडेशन हुआ है पोजीशन का। तो ये स्टॉक करेक्शन में वापस से एक बार 345 तक आ सकता है। तो विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू बिल्कुल इसे शॉर्ट किया जा सकता है। 358 359 में अगर शॉर्ट करते हैं तो स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा एट 362। तो 362 रुपए का स्टॉप लॉस रखना उतना ही जरूरी है। तो स्टॉप लॉस होगा 362, और यहाँ पे जो आप शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जब आप शॉर्ट करें तो डिसिप्लिन पोजीशन लें, स्टडी करें, और अगर एक्सपीरियंस ट्रेडर है तभी करें। तो ये हमारा हमेशा जो है स्टांस रहता है जब भी शॉर्ट कॉल्स पे हम बातचीत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हमें दर्शकों को बताएं क्या हो सकता है। लेकिन बाइकॉन के अलावा नीलेश, आपको कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे देखने मिल रही है? मिड कैप या स्मॉल कैप स्पेस से कोई भी स्टॉक यहाँ पे आपको लगता है कि शॉर्ट्स बन सकते हैं? नीलेश? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर
अगर आप देखें तो आज के सेशन में मेजॉरिटी ऑफ दी स्टॉक में ऊपरी स्तरों से हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। इनफैक्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आ रहा है, स्पेसिफिकली फार्मा स्पेस का आपने ऑलरेडी जिक्र किया जहां पर हमें वीकनेस देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक ऑटो स्टॉक्स होगा जहां पर थोड़ी सी शॉर्ट बिल्डअप हमें देखने को मिल रही है, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। कोई बड़ी यहाँ पर फॉल की गुंजाइश नहीं लग रही है, बट यस एक शॉर्ट टर्म फॉलोअप मूव हमें लोअर साइड में देखने को मिल सकता है, जो स्टॉक को यहाँ से 3500 और 3480 तक ले जा सकता है। फिलहाल 3530 पर है, तो यहाँ पर जब तक 3600 के ऊपर ये काउंटर नहीं निकलता है तब तक यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड एक बार के लिए लेके चल सकते हैं और निचले स्तरों पर काउंटर 3470 3450 तक की डाउनसाइड दिखा सकता है। में M&M भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत छोटे जो है आप कहेंगे कि छोटे समय के लिए कर सकते हैं। आज भी डेज लो पे जो है बंद हो रहा है। लेकिन एक बार बाजार पे चलते हैं, तो अब बाजार की बात करें तो मंडे की जो है बहुत ल्यूकवार्म स्टार्ट हुई थी और निफ्टी की बात करें तो लार्जली जो एक छोटे रेंज में फंसा हुआ है। हालांकि थोड़ी सी जो है नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड हो रही है, थोड़ी सी मुनाफा वसूली भी आ रही है। काउंटर पे 25,000 के 100 के नीचे है लाइकली बंद होने वाला, बट फिर भी जो इनके इंपॉर्टेंट लेवल्स है उसको रेस्पेक्ट किया गया है। निफ्टी गेनर्स की बात करें तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ऊपर है, बजाज फाइनेंस, इटर्नल, अल्ट्राटेक सीमेंट में भी माइनर गेन्स आए हैं, लेकिन एक छोटे से रेंज में जो है आपको मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर इंडिसेस में जो है आप देख रहे हैं मूव देखने मिल रहा है। लेकिन कहाँ पे पॉजिटिव मूव्स है उस पर भी नज़र डालते हैं। उसमें निफ्टी रियल्टी, अनंत राज ऑफ कोर्स ये लीड कर रहा है, इसमें डेटा सेंटर का भी इम्पैक्ट है, लेकिन प्रेस्टीज, ब्रिगेड, ओबरॉय रियल्टी में भी जो है अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। एक रेंज बाउंड डे है पूरे ट्रेड का, बट नेट इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स जैसे कि PSU बैंक्स, रियल्टी और इवन बैंकिंग स्पेस में देखें तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव अपमूव आ रहा है। बड़े शेयरों में रिलायंस जो है पॉजिटिव साइड में है, लेकिन अगर बात करें तो फार्मा, IT और ऑटो सेगमेंट यहाँ पे जो है सपोर्ट नहीं देखने मिल रहा है। HDFC बैंक भी फ्लैटिश है, बट टुवर्ड्स द नेगेटिव जो है क्लोजिंग आ रही है। निफ्टी बैंक अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, हालांकि अगर आप बेंचमार्क इंडिसेस की बात करें सेंसेक्स, निफ्टी, तो लाल निशान में बंद होगी, लेकिन बहुत ही छोटे रेंज में फंसे हैं। ब्रॉडर इंडिसेस के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि आज भी जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है फेवर में बुल्स के, तो नेट कहेंगे कि एक डिसेंट डे है। थोड़ी सी जो है ऑफकोर्स प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है निफ्टी के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स में, और मेजर ट्रिगर है वो आपका होने वाला 17 तारीख का फेड के FOMC बैठक पे। तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स, निफ्टी बैंक पे ज़्यादा फोकस रखिएगा और उस पर जो है हमारी नज़र रहेगी। लेकिन चलिए, आज का एक्शन पैक शो था जहाँ पे हमने आपको कमाई के मौके दोनों साइड दिए, ऐसे साइडवेज मार्केट में लॉन्ग्स भी, शॉर्ट्स भी और इंडेक्स स्ट्रैटेजीज भी आपको बताया। लेकिन आप जो शो को हम समाप्त करते, थैंक यू वेरी मच राजेश जी, श्रीकांत जी, नीलेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, अहम कॉल्स आपने बताया और क्या क्या रणनीति होनी चाहिए आगे जाते हुए उस पर भी जो है आपने लाइट फेंका। लेकिन चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मुझे आज्ञा दे, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।